हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। चैप्टर 1971। कोर्टयार्ड बहुत शांत था। किसी ने भी आवाज नहीं की क्योंकि हर कोई स्वतंत्र रूप से कल्टिवेटिंग कर रहा था। इस समय सैंडी ने अचानक अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। ये देखकर कि हर कोई कड़ी मेहनत से कल्टिवेटिंग कर रहा है, वह अपने चेहरे पर एक कड़वाहट भरे भाव के साथ खड़ी हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे कुछ ऐसा मिला जो उसे समझ नहीं आया और वह आगे जारी नहीं रख सकी। वह केवल सलीना से जाकर पूछ सकती थी। समस्या को समझने के बाद ही वह आगे बढ़ सकती थी। सैंडी दो सबसे कमजोर महिलाओं में से एक थी। उसके अलावा ये सीलिया होगी। सौभाग्य से वह जवान और स्मार्ट थी, इसलिए वह मुश्किल से प्रगति के साथ तालमेल बिठा पा रही थी। हालांकि वह अभी भी सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक थी। सीलिया थोड़ी अधिक मजबूत थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इन लोगों में सलीना के अलावा एस्ट्रेड और मिया सबसे मजबूत थीं। आखिरकार वे दोनों मिल्की वे से आई थीं, जो एक लेवल 3 सिविलाइजेशन है। इस प्रकार उनकी नींव मजबूत थी, और मिल्की वे की 4 फेरीज में से एक के रूप में वे दोनों काफी प्रतिभाशाली भी थीं। जब सलीना बहुत व्यस्त होती थी तो वे भी कभी कभी सभी के संदेहों को दूर करने के लिए टीचर्स के रूप में कार्य करती थीं। सैंडी दबे पांव चली और सावधानी से सलीना के पास पहुंची। वह बोलना चाहती थी, लेकिन उसे दूसरों को परेशान करने का डर था। इसलिए वह बस वहीं खड़ी रही, ये समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। सौभाग्य से सलीना ने इस समय अपनी आंखें खोली और धीमी आवाज में पूछा, सैंडी, यदि तुम्हारे पास कोई प्रश्न है तो बस पूछो। सलीना, तुम्हारा धन्यवाद। सैंडी तुरंत मुस्कुराए और खुशी से कहा, मैं इसके बारे में थोड़ा उलझन में हूं। फिर सलीना ने धैर्यपूर्वक समझाना शुरू किया। जल्द ही सैंडी संतुष्ट होकर अपनी जगह पर लौट आए। कुछ देर बाद सीलिया फिर उठी और चलकर वहां आए। सलीना ने फिर से समझाना जारी रखने का कष्ट उठाया। सीलिया के अपनी जगह पर लौटने के कुछ ही समय बाद कोई और फिर से ऊपर आया। ठीक उसी तरह एक के बाद एक महिलाएं सलीना के पास गईं। फिर भी सलीना ने कभी भी अधीरता वाला भाव या नजर नहीं दिखाए। जब उन्होंने देखा कि सलीना बहुत व्यस्त हो रही है तो मिया और एस्ट्रेड भी शामिल हो गईं और दूसरों की उलझन दूर करने लगीं। साहिल ऐसा सुखद और गर्मजोशी भरा दृश्य देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह पहले से ही यहाँ था, लेकिन वह ऐसा दृश्य देखने के बाद उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अपनी अविश्वसनीय स्ट्रेंथ और पार्शल प्रीडेटी रैंक तक पहुंचने के बावजूद, जो स्टार किंगडम पर हावी होने के लिए पर्याप्त था, साहिल दूसरों को नहीं पढ़ा सकता था। वह क्या सिखाएगा, पैसे कैसे खर्च करें। उसे सिस्टम मिले इतना समय हो गया था और फिर भी उसने पैसे खर्च करने के अलावा और कुछ नहीं सीखा था। फिर भी क्या पैसे खर्च करना सीखना आवश्यक होगा? क्या यह ऐसी चीज नहीं थी जो स्वाभाविक रूप से आती थी, खासकर जब महिलाओं की बात आती थी? साहिल ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। वह चुपचाप फिर से चला गया। वह सीलिया और दूसरों को देखना चाहता था। उन्हें सुरक्षित और अच्छा करते देख अच्छा लगा। इस प्रकार उसने फैसला किया कि पहले सेलेस्ट को बचाना बेहतर होगा। चैप्टर 1972। वरना एक बार जब वह सामने आ जाता तो निश्चित रूप से उसके पास बहुत सारी बातें होती जो वह कहना चाहता था, और फिर बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता। सेलेस्ट को बचाने के बाद उनसे दोबारा मिलना बहुत देर नहीं होगी। सीलिया और अन्य लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि कोई उन पर जासूसी कर रहा था। जब तक साहिल खुद को नहीं दिखाता, स्टार किंगडम में कोई भी उसे नहीं पहचान सकता था। उन्हें तो छोड़ ही दें। यहाँ तक कि कुछ सेक्रेट सेंट्स भी ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि वह केवल एक पार्शल प्रीडेटी था, लेकिन यह एक ऐसा अस्तित्व था जो सेक्रेट सेंट से आगे निकल गया था और आंशिक रूप से डिवाइन रेल्म में प्रवेश कर चुका था। ये सेंट्स के साथ तुलनीय नहीं था। इरिडेसेंट सेक्ट के मीटिंग रूम में अभी अभी एक सीनियर लेवल मीटिंग समाप्त हुई थी। इरिडेसेंट सेक्ट के अन्य सीनियर्स अभी चले गए थे और केवल नोवा अभी भी मुख्य सीट पर ध्यान कर रही थी। स्टार किंगडम में वर्तमान उथल पुथल ने स्वाभाविक रूप से इरिडेसेंट सेक्ट को भी प्रभावित किया था। इस मीटिंग का उद्देश्य इस बात पर चर्चा करना था कि स्टार किंगडम में आने वाली अराजकता से कैसे निपटा जाए। सिड ने पद छोड़ दिया और जेनॉन सेंट्स एसोसिएशन के नए प्रमुख बन गए, इसलिए इस समय सेंट्स एसोसिएशन की निष्पक्षता केवल नाम की थी। अब से सेंट्स एसोसिएशन पैल्मो फैमिली की निजी सेना होगी। जेनॉन और सिड द्वारा प्रचारित नीति दो चरम सीमाएं थीं। पूर्व प्रमुख सिड स्टार किंगडम के प्रति बहुत विचारशील थे। जब से वह सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बने थे, उनका सभी ताकतों और शक्तिशाली लोगों द्वारा सम्मान किया जाता था। इसके विपरीत जेनॉन हमेशा अपने हितों के बारे में सोच रहे थे। दोनों की तुलना बिल्कुल नहीं की जा सकती थी। सेंट्स एसोसिएशन द्वारा सार्वजनिक रूप से यह घोषित किए जाने के बाद कि जेनॉन सेंट्स एसोसिएशन के प्रमुख बन गए हैं, स्टार किंगडम में एक बड़ी लहर उठी और सभी प्रमुख ताकतों ने अपनी ताकतों को वापस बुलाना शुरू कर दिया। इरिडेसेंट सेक्ट कोई अपवाद नहीं था। नोवा खड़ी हो गई। उसे अभी भी फॉरबिडन एरिया में जाना था और चर्चा के परिणामों की रिपोर्ट रेप्यूटेबल एल्डर्स को देनी थी और उनसे पूछना था कि सेक्ट को आगे कैसे बढ़ना चाहिए।
इरिडेसेंट सेक्ट में नोवा, जो तथाकथित प्रमुख थी, एक कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं थी। उसे अभी भी रेप्यूटेबल एल्डर्स को रिपोर्ट करने और उन्हें निर्णय लेने देने की आवश्यकता थी। उसके उठने के तुरंत बाद, उसके हिलने डुलने से पहले ही उसके कान में एक आवाज़ गूंजी, नोवा, बहुत समय से मिले नहीं। यह आवाज़ सुनकर नोवा चौंक गई और जल्दी से ऊपर देखा। फिर उसने एक युवा लड़के को देखा जो किसी समय अपने पास एक कुर्सी पर बैठा था। वह साहिल नहीं तो और कौन था? साहिल नहीं, मास्टर साहिल, आप कब पहुंचे? नोवा हकलाने लगी। वह अभी भी साहिल को पहले की तरह संबोधित करना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति अब वह नहीं रहा जो वह हुआ करता था। वह एक ट्रू सेंट था जो रेप्यूटेबल एल्डर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता था। तो वह उसे उसके नाम से कैसे बुला सकती थी? साहिल के अचानक आगमन पर नोवा आश्चर्यचकित नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि दूसरी पार्टी जल्द या बाद में आएगी। न केवल उसकी गर्लफ्रेंड्स यहाँ थीं, बल्कि कोई और भी था जो उसके बचाव का इंतजार कर रहा था। फिर भी नोवा को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। मुझे उस नाम से मत बुलाओ, इससे हम अजनबियों जैसे लगेंगे। बस मुझे पहले की तरह साहिल ही बुलाओ। साहिल ने मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल नहीं, सफल लोगों को हमेशा पहले रखा जाता है, वे स्टार किंगडम के नियम हैं। मास्टर साहिल, आपने सेंट रेल्म प्राप्त कर लिया है, इसलिए आपको सेंट के उपचार का आनंद लेना चाहिए। मेरी उसे नाम से बुलाने की हिम्मत नहीं है, नोवा ने समझाया। ये ठीक है, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। दोस्तों के बीच मुझे इस तरह बुलाना बहुत दूर का लगता है। समय के साथ हमारे बीच की दूरी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा तुम सीलिया और अन्य लोगों की टीचर हो, तो अगर तुम मुझे मास्टर साहिल बुलाओगी तो मैं उन्हें क्या समझाऊंगा? तुम्हें बस मेरी बात सुननी चाहिए, नोवा। ये सही नहीं है। नोवा हिचकिचाई। सामान्य परिस्थितियों में उन्हें मास्टर साहिल बुलाया जाना चाहिए। हालांकि जैसा कि साहिल ने कहा, सीलिया और अन्य लोगों के उनके बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के कारण उसे साहिल को वह बुलाना वास्तव में थोड़ा अजीब था। बेशक नोवा एक ट्रू सेंट के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। इसमें क्या सही नहीं है? चूंकि हम दोस्त हैं, इसलिए हमें दोस्तों की तरह रहना चाहिए। ओह ठीक है फिर, लेकिन मैं तुम्हें केवल निजी तौर पर साहिल बुला सकती हूँ। सार्वजनिक रूप से तुम्हें मास्टर साहिल बुलाना अधिक उचित होगा। नोवा ने कुछ देर सोचा और कहा, वह ठीक है। साहिल मान गया। साहिल, क्या तुम सीलिया और अन्य लोगों को देखने गए हो? नोवा ने पूछा। मैं गया था। सही है, जब मैं दूर था तब उनका ख्याल रखने के लिए मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना होगा। ये कहने के बाद साहिल खड़ा हुआ और नोवा के सामने झुका। वह नोवा के लिए बहुत आभारी था। यदि ऐसा नहीं होता तो उसे नहीं पता होता कि सीलिया और अन्य लोगों के साथ क्या करना है। नहीं, ये ठीक है साहिल, तुमने कहा था कि हम दोस्त हैं और यह एक बहुत ही मामूली बात है। साथ ही मुझे वे लड़कियां सच में पसंद हैं। नोवा जल्दी से साहिल को उठाने गई। वह साहिल का झुकना स्वीकार नहीं कर सकती थी। चैप्टर 1973। चाहे कुछ भी हो, मैं फिर भी तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ, नोवा। साहिल ने जोर दिया। नोवा इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने दूसरा प्रश्न पूछा, वे तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। मैं उन्हें देखने गया था, लेकिन मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया, साहिल ने उत्तर दिया। क्यों? नोवा उलझन में थी। समय बर्बाद होने के डर से। मुझे पहले सेलेस्ट को बचाना चाहिए। साहिल, क्या तुम अभी एल्डर रेड को बचाने जा रहे हो? नोवा ने अपनी बाहें सिकुड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि साहिल इतनी जल्दी में होगा। उसने सोचा था कि इसमें अभी भी कुछ समय लगेगा। हाँ, साहिल ने सकारात्मक उत्तर दिया। साहिल, यदि तुम एल्डर रेड को बचाना चाहते हो तो तुम निश्चित रूप से रेप्यूटेबल एल्डर्स को सचेत कर दोगे। क्या तुम तैयार हो? नोवा नहीं जानती थी कि साहिल एक पार्शल प्रीडेटी की भयानक स्ट्रेंथ तक पहुंच गया है। उसे बस इतना पता था कि साहिल एक ट्रू सेंट है। वह मजबूत था, लेकिन एल्डर रेड को बचाने के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। आखिरकार इरिडेसेंट सेक्ट में 4 ट्रू सेंट रेप्यूटेबल एल्डर्स थे। कोई इसे कैसे भी देखे, 1 बनाम 4 की लड़ाई में साहिल को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नोवा, चिंता मत करो, मेरी अपनी योजनाएं हैं। साहिल ने अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया। लेकिन तुम्हें एक ट्रू सेंट से नहीं, बल्कि 4 से निपटना है। क्या तुम्हें वाकई यकीन है? नोवा, चूंकि मैंने आने की हिम्मत की है, इसलिए मैंने पहले ही पर्याप्त तैयारी कर ली है। साथ ही मैंने इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स की ताकत के बारे में भी जान लिया है। मामला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसके बारे में मजाक नहीं करूंगा। यह अच्छा है। मुझे भी उम्मीद है कि एल्डर रेड जल्द ही बाहर आ सकेंगी। लंबे समय तक आइस कैबिन में रहने से उनके चरित्र पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। नोवा ने राहत की सांस ली। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि साहिल बहुत आवेग में आकर एल्डर रेड को बचाने के लिए न दौड़ पड़े। यदि ऐसा हुआ तो साहिल एक दुखद स्थिति में फंस सकता है। नोवा, चलो अब आइस कैबिन चलते हैं।
साहिल ने ये सुनने के बाद आग्रह करना शुरू किया, इतने चिंतित मत हो, एल्डर रेड की ताकत के साथ वह 8 या 10 साल तक आइस कैवन में रहकर ठीक रहेंगी। पहले मैं तुम्हें इरिडेसेंट सेक्ट की आंतरिक स्थिति के बारे में बता दूं ताकि तुम्हारे लिए आसानी हो, नोवा ने समझाया। नोवा, वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है, बस मुझे सेलेस्ट के पास ले चलो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। तुम इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाना चाहता, साहिल ने कहा। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उसे वास्तव में इरिडेसेंट सेक्ट की आंतरिक जानकारी जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। उसे बस ये जानने की ज़रूरत थी कि सेलेस्ट कहाँ है और उसे बाहर निकालना है। यदि इरिडेसेंट सेक्ट के रेप्यूटेबल एल्डर्स रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करते तो उसे उन्हें व्यवहार करना सिखाने में कोई आपत्ति नहीं होती। साहिल, इरिडेसेंट सेक्ट उतना सरल नहीं है जितना तुम सोचते हो। बाहरी दुनिया जो जानती है वह सिर्फ सच है। इरिडेसेंट सेक्ट का इतिहास स्टार किंगडम की किसी भी अन्य ताकत से पुराना और लंबा है, और सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। यदि तुम बिना सोचे समझे कार्य करते हो तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे, नोवा ने गंभीरता से कहा। ये सुनने के बाद भी साहिल तिरस्कार से भरा हुआ था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इरिडेसेंट सेक्ट प्राचीन है या नहीं, या इसमें कौन से बड़े रहस्य छिपे हैं। पूर्ण शक्ति के सामने सभी साजिशें और तरकीबें वैसे भी बेकार हैं। हालांकि साहिल ने फिर भी कहा, लेकिन नोवा, तुम इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख हो। यदि तुम इस तरह सेक्ट के रहस्यों को उजागर करती हो तो बात फैलने पर तुम्हें सेक्ट का गद्दार माना जाएगा। मुझे अपनी बात पूरी करने दो। ठीक है नोवा, बताओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। साहिल ने बीच में टोकना बंद कर दिया। साहिल, क्या तुम जानते हो कि इरिडेसेंट सेक्ट का इतिहास इतना लंबा क्यों है, लेकिन यहाँ केवल 4 ट्रू सेंट रेप्यूटेबल एल्डर्स हैं और एक भी प्री सेंट नहीं है? नोवा ने पूछा। मैं नहीं जानता, साहिल ने अपना सिर हिलाया। वह भी उलझन में था। साहिल की समझ के अनुसार स्टार किंगडम की अन्य बड़ी ताकतों के पास ट्रू सेंट्स की तुलना में अधिक प्री सेंट्स थे। चैप्टर 1974। आमतौर पर ताकत जितनी अधिक होती है, लोगों की संख्या उतनी ही कम होती है। हालांकि जब इरिडेसेंट सेक्ट की बात आती थी तो यह अलग लगता था। पूरे इरिडेसेंट सेक्ट में ट्रू सेंट रैंक के केवल 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स थे और कोई भी प्री सेंट्स बिल्कुल नहीं थे। जाहिर है, ये बहुत अनुचित था। क्या ऐसा हो सकता है कि इरिडेसेंट सेक्ट में कोई प्रतिभा नहीं थी? जाहिर है नहीं। ये कैसे संभव था कि इतने लंबे इतिहास और 4 ट्रू सेंट रेप्यूटेबल एल्डर्स वाले सेक्ट में किसी ने भी सेंट रेल्म को पार नहीं किया? नोवा ने अपनी बात जारी रखी। वास्तव में सेक्ट के गुप्त इतिहास के बिखरे हुए रिकॉर्ड के अनुसार इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना के बाद से कम 20 सेंट्स को प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन ये सभी सेंट्स बिना किसी अपवाद के गायब हो गए हैं। गायब हो गए? साहिल एक पल के लिए जम गया। जाहिर है, उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। कैसे? साहिल ने उत्सुकता से पूछा। सेंट रेल्म को पार करने के बाद अभ्यास करने के लिए सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में प्रवेश करना पड़ता है। उसके बाद वे फिर कभी बाहर नहीं आए, नोवा ने उत्तर दिया। हो सकता है कि वे फॉरबिडन एरिया में एकांतवास में रह रहे हों। इसे गायब होना नहीं माना जाता है ना? साहिल ने कहा। साहिल, क्या तुमने कभी किसी को लगातार करोड़ों वर्षों तक एकांतवास में रहते देखा है? जो सेंट सबसे पहले सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में घुसे थे वे 10 लाख से अधिक वर्षों से बाहर नहीं आए हैं, और सेक्ट में केवल 4 ट्रू सेंट रेप्यूटेबल एल्डर्स ही सक्रिय हैं। क्या तुम्हें लगता है कि यह सामान्य है? साहिल भी दंग रह गया। दर्जनों सेंट्स इरिडेसेंट सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन वे तब से बाहर नहीं आए थे। सबसे पहले वाले तो लाखों साल पुराने थे। कोई भी जान जाएगा कि यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। नोवा, क्या तुम फॉरबिडन एरिया में गई हो? साहिल ने पूछा। नहीं, जब तक अनुमति न हो या यदि वे सेंट रेल्म तक न पहुंच जाएं, तब तक किसी को भी फॉरबिडन एरिया में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। लेकिन कोई भी सेंट्स बाहर नहीं आ सकता, नोवा ने अपना सिर हिलाया और कहा। नोवा, तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि फॉरबिडन एरिया में निश्चित रूप से कुछ अजीब है। कोई आश्चर्य नहीं कि इरिडेसेंट सेक्ट में कभी भी प्री सेंट नहीं रहा। साहिल स्तब्ध था। साहिल, ये वे निष्कर्ष हैं जो मैंने अनगिनत सामग्रियों को गुप्त रूप से पढ़ने के बाद निकाले हैं। क्योंकि बहुत समय बीत चुका था, इसने किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया। मैं जिज्ञासु थी क्योंकि मेरे एक बहुत ही प्रतिभाशाली सेंट रेल्म ग्रैंड मास्टर सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में प्रवेश करने के बाद कभी बाहर नहीं आए। जिस कारण से मैं इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख बनी वह ये पता लगाना था कि फॉरबिडन एरिया में कौन से रहस्य छिपे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, नोवा ने आह भरी। वह सेक्ट के फॉरबिडन एरिया के रहस्यों को जानना चाहती थी और यह भी जानना चाहती थी कि क्या उसके ग्रैंड मास्टर अभी भी जीवित हैं। इरिडेसेंट सेक्ट के वे सभी सदस्य जो फॉरबिडन एरिया में प्रवेश करते थे, वे अपने लाइफ प्लैक्स भी अपने साथ ले जाते थे। इसलिए बाहर के लोगों को ये भी पता नहीं चलेगा कि प्रवेश करने वाले लोग जीवित थे या मर चुके थे। साहिल सोच में डूबा हुआ था। नोवा की बातों ने उसकी उत्सुकता जगा दी।
क्या मुझे इरिडेसेंट सेक्ट के फॉरबिडन एरिया का दौरा करने के लिए एक क्लोन भेजना चाहिए? इतने सारे सेंट्स अंदर गए, इसलिए वे बिना किसी कारण के गायब नहीं हो सकते। सेंट्स की उम्र असीमित होती है, इसलिए जब तक कोई दुर्घटना न हो वे 10 लाख साल बाद भी निश्चित रूप से जीवित रहेंगे। भले ही फॉरबिडन एरिया में कोई खतरा हो, क्लोन एक पार्शियल प्रीडेटी के रूप में खुद को बचाने में सक्षम होना चाहिए। भले ही वह न कर सके, मैं बस अपना एक क्लोन खो दूंगा, लेकिन बस सुरक्षित रहने के लिए सेलेस्ट को बचाने और सीलिया और अन्य लोगों का ठीक से ख्याल रखने तक इंतजार करना बेहतर होगा। उसके बाद मैं जाकर खोजबीन करूंगा ताकि अगर कुछ हो जाए तो इसे उन पर कोई असर ना पड़े। चैप्टर 1975 नोवा, मुझे ये बताने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। साहिल ने अपने दिल की गहराई से नोवा को धन्यवाद दिया। वह एक पार्शियल प्रीडेटी था, इसलिए नोवा की बातों का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। अधिक से अधिक इसने बस उसकी उत्सुकता को बढ़ाया और उसे यह पता लगाने की इच्छा जगाई कि क्या हो रहा है। हालांकि नोवा साहिल की शक्तियों को नहीं जानती थी, वह अभी भी सोचती थी कि साहिल सिर्फ एक ट्रू सेंट है। यहाँ तक कि बाहरी साधनों के साथ भी इरिडेसेंट सेक्ट के 4 प्राचीन ट्रू सेंट रेप्यूटेबल एल्डर्स का सामना करते समय वह शक्ति में कुछ हद तक कम था। इसके अलावा इरिडेसेंट सेक्ट ने कई रहस्य छिपाए थे। ये साहिल को आश्चर्यचकित भी कर सकता था, इसलिए वह साहिल को सब कुछ बताएगी और साहिल को व्यापक ज्ञान प्रदान करेगी ताकि समय आने पर वह अचंभित न हो। साहिल, मैं वास्तव में स्वार्थी हूँ। मेरा परिवार मेरे ग्रैंडमास्टर की पीढ़ी से ही इरिडेसेंट सेक्ट में रह रहा है। हमारा इस सेक्ट के प्रति लगाव है। ये सिर्फ फॉरबिडन एरिया का एक रहस्य है जिसने सेक्ट पर साई की एक परत डाल दी है। मैं चाहती हूँ कि सेक्ट वापस सामान्य हो जाए ताकि सेंट रेल्म को पार करने वाले शक्तिशाली लोग गायब न हो, लेकिन मुझ में कोई क्षमता नहीं है, इसलिए मुझे आशा है कि फॉरबिडन एरिया के रहस्यों का पता लगाने में तुम्हारी मदद मिलेगी। नोवा ने कुछ छिपाया नहीं और सीधे अपने दिल की बात व्यक्त की। साहिल इससे बहुत संतुष्ट था। वह उन लोगों को पसंद नहीं करता था जो अपने दिमाग की बात कहने से इनकार करते थे, खासकर वे जो संकीर्ण सोच वाले और चालाक थे। यदि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है तो उसे सीधे कहो। अंत में, यदि मैं तुम्हारी मदद करने का फैसला करता हूं तो इसका मतलब होगा कि हमारे बीच आपसी लगाव है, लेकिन यदि मैं नहीं करता हूं तो मुझे ऐसा करने का भी अधिकार है। ठीक नोवा की तरह। नोवा, जब मैं सेलेस्ट को बचा लूंगा और फिर सीलिया और अन्य लोगों को व्यवस्थित कर दूंगा तो मैं इरिडेसेंट सेक्ट फॉरबिडन एरिया के रहस्यों को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। साहिल मान गया। धन्यवाद, नोवा ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। ये कुछ भी नहीं है, तो क्या हम अब आइस कैवन चलें? रुको, मैं तुम्हें इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी दे देती हूँ। यदि तुम एल्डर रेड को बचाना चाहते हो तो तुम्हारा उनसे पाला जरूर पड़ेगा। उनके बारे में थोड़ा और जानने से तुम्हें मदद मिलेगी। नहीं, ठीक है, धन्यवाद नोवा। साहिल नहीं कहना चाहता था, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उसने नहीं कहा। नोवा ने नेक इरादों के साथ इतना बड़ा जोखिम उठाया। हालांकि यह बेकार था, लेकिन उसके नेक इरादे थे। मना करना अभद्र होता। फिर नोवा ने साहिल को ध्यान से समझाना शुरू किया। वास्तव में वह भी 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। हालांकि सेक्ट की प्रमुख के रूप में अन्य लोगों की तुलना में उसका 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स के साथ अधिक संपर्क था। 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स बहुत लंबे समय से जीवित थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वास्तव में कितने साल। वैसे भी इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना उन चारों ने ही की थी। रैंकिंग के अनुसार वे चारों मैरन, अर्सर, एरर और जियाडा थे। सेलेस्ट की टीचर सेसिल फैमिली की रेप्यूटेबल एल्डर थी, जो तीसरे स्थान पर थी। 10 मिनट से अधिक समय के बाद साहिल नोवा के साथ कक्ष से बाहर आया और इरिडेसेंट सेक्ट के आइस कैवन की ओर गया। रास्ते में नोवा सावधान थी। उसे डर था कि कहीं रेप्यूटेबल एल्डर्स उसे देख न लें। उसे अंदाजा नहीं था कि अगर साहिल की मर्जी न हो तो सेक्रेड सेंट्स भी उसे नहीं ढूंढ सकते। एक ट्रू सेंट की तो बात ही छोड़ दें। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई और दोनों आइस कैवन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। दूर से ही साहिल को उसमें से निकलती हुई ठंड महसूस हो रही थी। जैसा कि आइस कैवन से उम्मीद थी, ये ठंड अकेले ऐसी चीज नहीं थी जिसे साधारण लोग सह सकें। साधारण लोग जैसे ही करीब पहुंचते बर्फ की मूर्तियों में जम सकते थे। साहिल, एल्डर रेड आइस कैवन के नीचे आखिरी मंजिल पर हैं। मैं तुम्हारे साथ वहां नीचे नहीं जाऊंगी। यदि यहाँ कोई हलचल होती है तो रेप्यूटेबल एल्डर्स को निश्चित रूप से पता चल जाएगा। नोवा ने आगे आइस कैवन के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए कहा। नोवा, तुम्हारा धन्यवाद। मैं अकेला नीचे जा सकता हूँ, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। यदि तुम पकड़ी गई तो बुरा होगा, तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। हालांकि मैं इरिडेसेंट सेक्ट की प्रमुख हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ जानकारी देने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। इतना ही काफ़ी है। साहिल, यदि कोई अप्रत्याशित दुर्घटना होती है तो पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करना। तुम्हारे पास एक बहुत ही अनूठी प्रतिभा है।
यहाँ तक कि स्टार किंगडम के पूरे इतिहास में भी तुम्हारी तुलना में कोई नहीं है। जब तक तुम्हें थोड़ा और समय दिया जाएगा, मुझे विश्वास है कि तुम बेहतर कर सकते हो। कुछ और वर्षों के बाद भी एल्डर रेड ठीक रहेंगी, इसलिए किसी तुच्छ चीज के कारण कोई गलती न करें। यदि तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना होती है तो सीलिया और अन्य लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। जाने से पहले नोवा ने फिर से समझाया। चैप्टर 1976। मैं समझ गया। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद नोवा। मुझे 100% यकीन है कि मैं सेलेस्ट को बचा सकता हूँ, इसलिए चिंता मत करो। साहिल ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। खैर, अगर ऐसी बात है तो मैं पहले चलती हूँ। सावधान रहना। नोवा के बोलने के बाद वह मुड़ी और जल्दी से साहिल की नज़रों से ओझल हो गई। साहिल ने नोवा को जाते हुए देखा, फिर वह मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आइस कैवन के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। एक पार्शल प्रीडेटी के रूप में स्टार किंगडम में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां जाने से वह डरता हो। आइस कैवन में प्रवेश करने के बाद ठंडी हवा साहिल की ओर ऐसे झपटी जैसे उसमें जान आ गई हो। हालांकि जैसे ही वह साहिल के शरीर को छूने ही वाली थी, हफ, साहिल ने जोर से फुंकार भरी। तेज ठंडी हवा तुरंत ऐसे पीछे हट गई जैसे उसका सामना किसी प्राकृतिक दुश्मन से हुआ हो। साहिल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आइस कैवन की गहराइयों की ओर चल पड़ा। वह जहां से भी गुजरा, न केवल ठंडी हवा स्वेच्छा से पीछे हट गई, बल्कि जमीन पर अनगिनत वर्षों से मौजूद बर्फ के टुकड़े भी उसके लिए रास्ता बनाने के लिए अपने आप पिघल गए। उसके गुजरने के बाद ही बर्फ ने फिर से जमने और अपनी मूल स्थिति में लौटने की हिम्मत की। यदि नोवा ये दृश्य देखती तो वह पूरी तरह से स्तब्ध और अवाक रह जाती। यदि ये केवल थोड़े समय के लिए होता तो वह ठंड से नहीं डरती। हालांकि रेप्यूटेबल एल्डर्स भी ठंडी हवा को पीछे नहीं हटा सकते थे या अपने पैरों के नीचे की 10,000 साल पुरानी बर्फ को रास्ता देने के लिए अपने आप पिघला नहीं सकते थे। साहिल आइस कैवन के रास्ते से एक व्यापक स्थान पर पहुंचा। यहाँ उसने बर्फ की बहुत सारी मूर्तियां देखीं। ये संभवतः इरिडेसेंट सेक्ट के वे व्यक्ति होने चाहिए जिन्होंने बड़ी गलतियां की थीं और जिन्हें यहाँ सजा भुगतने के लिए भेजा गया था। साहिल ने उन्हें नज़रअंदाज किया और चलना जारी रखा। वह जितना नीचे जाता गया, ठंडी हवा उतनी ही भारी होती गई और बर्फ की मूर्तियां उतनी ही कम होती गईं। जब वह आइस कैवन के तल पर पहुंचा तो ठंडी हवा चरम पर पहुंच गई थी। बेशक यह अभी भी साहिल से बच रही थी, उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। जब वह आइस कैवन के तल पर पहुंचा तो साहिल को एक परिचित ऊर्जा महसूस हुई और उसने करीब से देखा। फिर उसने कुछ ही दूरी पर बर्फ की एक मूर्ति को अकेले खड़े देखा। बाहर से बर्फ की मूर्ति के अंदर के व्यक्ति को धुंधला सा लाल रंग का लिबास पहने देखा जा सकता था। सेलेस्ट, मोटी बर्फ और साहिल द्वारा व्यक्ति की उपस्थिति स्पष्ट रूप से न देख पाने के बावजूद वह जानता था कि बर्फ की मूर्ति में व्यक्ति सेलेस्ट थी। साहिल के मन में सेलेस्ट के लिए मिली जुली भावनाएं थीं। दूसरे पक्ष ने उसे एक अलग अनुभव दिया और यह सीलिया के साथ बिताए उसके समय से भी अधिक यादगार था। जब वह सीलिया के साथ था तो उसे लगा कि यह एक स्वाभाविक प्रगति थी, लेकिन जब वह सेलेस्ट के साथ था तो यह बहुत शांतिपूर्ण जीवन में अचानक आए लहर जैसा महसूस हुआ। उस समय साहिल ने अभी अभी इटर्नल रेल्म को पार किया था, जबकि सेलेस्ट एक लेट सॉवरन रैंकर थी। यदि वह दुर्घटना नहीं हुई होती तो वे दोनों इस वर्तमान स्थिति में नहीं होते। वास्तव में अब तक उनका कभी कोई शारीरिक संपर्क नहीं हुआ था। उन्होंने कभी एक दूसरे की उंगलियों को नहीं छुआ था, लेकिन वे एक दूसरे के शरीर के हर हिस्से को जानते थे। चैप्टर 1977। सेलेस्ट की बर्फ की मूर्ति को कुछ देर मौन होकर देखने के बाद साहिल ने कहा, सेलेस्ट, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। हालांकि उसे दूसरे पक्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। साहिल ने अपनी भौहें सिकुड़ी। वह सेलेस्ट की लाइफ फ्लेम महसूस कर सकता था और वह बहुत तेजी से जल रही थी। हालांकि उसने उत्तर क्यों नहीं दिया? इतनी कम दूरी पर उसके लिए उसे न सुनना असंभव था। क्या ऐसा हो सकता है कि आइस कैवन के अंदर की अत्यधिक ठंडी हवा ने सेलेस्ट के चरित्र को प्रभावित किया हो? क्या नोवा ने नहीं कहा था कि एक लेट सॉवरन रैंकर के लिए 10 या 8 साल तक टिके रहना कोई समस्या नहीं होगी? कितना समय हो गया है? क्या वह पहले से ही प्रभावित हो चुकी है? साहिल थोड़ा घबराने लगा। यदि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाता तो वे अब पहले वाले व्यक्ति नहीं रहते। उसने अपनी आवाज़ उठाई और फिर से चिल्लाया, सेलेस्ट, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं साहिल हूँ और मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। हालांकि अभी भी सन्नाटा था। साहिल की त्योरियां और गहरी हो गईं। अंत में उसके पास अपनी माइंड पावर का एक अंश छोड़ने और सेलेस्ट की स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब उसकी माइंड पावर ने बर्फ की मूर्ति को छुआ तो उसकी आंखें टिमटिमाईं और उसने एक अजीब वातावरण में प्रवेश किया। जब वह जबरदस्ती बाहर निकलना चाहता था तो उसे एहसास हुआ कि यह जगह बहुत परिचित लग रही थी। इस प्रकार साहिल ने चारों ओर देखा। क्या ये वही जगह नहीं है जहां पहली बार सेलेस्ट के साथ मेरा वह एक्सीडेंट हुआ था? फिर साहिल ने कुछ ही दूरी पर सेलेस्ट को देखा। दूसरी पार्टी लाल रंग का लिबास पहने उसे बिना कुछ कहे एकटक देख रही थी।
साहिल को इस तरह देखे जाने पर थोड़ा अजीब लगा। कॉफ। सेलेस्ट, क्या तुम ठीक हो? साहिल की आवाज़ से सेलेस्ट का ध्यान भंग हुआ। फिर वह होश में आए और धीरे से बोली, साहिल, मैंने सोचा था कि मैं 100 साल तक आइस कैबिन में रहूंगी और मैं अब वैसी नहीं रहूंगी जैसी मैं हुआ करती थी। मैंने सोचा था कि मैं 100 साल तक अत्यधिक ठंडी हवा से क्षरित हो जाऊंगी और इरिडेसेंट सेक्ट में बिना किसी भावना के एक हथियार बन जाऊंगी। मैं यह नहीं चाहती थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बदल सकी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई मुझे बचाने आएगा, क्योंकि यह मास्टर का आदेश है। जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनमें से किसी में भी अकेले इरिडेसेंट सेक्ट में किसी को बचाने की ताकत नहीं है। लेकिन जब लेडी ड्रीम मुझे बताने आई कि तुम इस मुकाम तक पहुंच गए हो और मुझे हिम्मत रखनी होगी, तो मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ। यह एक सपने जैसा लगता है। साहिल, मुझे बचाने का जोखिम उठाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये शब्द कहने के बाद सेलेस्ट की आंखों में आंसू थे। वह इस समय इरिडेसेंट सेक्ट की एल्डर रेड नहीं थी, बल्कि खुशियों से घिरी एक महिला थी। लगभग 2000 साल जीने के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ये दिन देखेगी। एरा ने हमेशा सेलेस्ट को याद दिलाया था कि उसका शरीर विशेष रूप से आकर्षक है, इसलिए वह पुरुषों को नहीं छू सकती थी। इस जीवन काल में किसी भी पुरुष की ओर आकर्षित होना तो दूर की बात थी। अब अपने से बहुत छोटे इस आदमी का सामना करते हुए सेलेस्ट अब और रुकना नहीं चाहती थी। मास्टर का जो भी उस पर कर्ज था, वह आइस कैबिन में प्रवेश करते ही चुकता हो गया था। इस जगह को छोड़ने के बाद सेलेस्ट अपनी असली पहचान बनाए रखना चाहती थी। सेलेस्ट की बातें सुनकर साहिल की त्योरियां आखिरकार हट गईं और वह मुस्कुराया। पता चला कि सेलेस्ट ठंड से प्रभावित नहीं हुई थी। उसके प्रयास व्यर्थ नहीं गए थे। यदि सेलेस्ट वैसी नहीं होती जैसी वह हुआ करती थी, तो साहिल शायद खुद को इरिडेसेंट सेक्ट को तबाह करने से नहीं रोक पाता। चैप्टर 1978। सेलेस्ट, मुझे धन्यवाद मत दो। मुझे यही करना चाहिए। अब से चाहे कोई भी तुम्हें छूना चाहे, उन्हें पूछना होगा कि क्या साहिल सहमत है। जब तक मैं सहमत नहीं हूं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता, यहां तक कि तुम्हारी टीचर या सेक्रेड सेंट भी नहीं, साहिल ने दबंगई से कहा। हाँ, मुझे तुम पर विश्वास है, सेलेस्ट ने रोते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो चलते हैं। सेलेस्ट, मैं तुम्हें आइस कैबिन से दूर ले जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि इरिडेसेंट सेक्ट में किसकी मुझे रोकने की हिम्मत है, साहिल ने बेरहमी से कहा। नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहती, सेलेस्ट ने शर्माते हुए कहा। क्यों? साहिल के पूछने के बाद प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसकी आंखों में लालिमा छा गई। कुछ समय बाद आइस कैबिन के तल पर क्रैक, बर्फ की मूर्ति अचानक टूट गई, जिससे अंदर की आकृति दिखाई देने लगी। उसी समय साहिल ने अपनी आंखें खोलीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। साहिल थोड़ा मुस्कुराया, जबकि सेलेस्ट ने अपना सिर झुका लिया। सेलेस्ट, चलो चलते हैं, साहिल ने कहा। हाँ, सेलेस्ट गुनगुनाई। उसके बाद वह खड़ी हुई और साहिल के पास चली गई। दोनों अभी कुछ ही कदम चले थे कि साहिल रुक गया और आइस कैबिन के तल को देखने के लिए मुड़ा। क्या हुआ? सेलेस्ट ने उलझन महसूस करते हुए पूछा। सेलेस्ट, मुझे नहीं लगता कि अगर हम इस तरह चले गए तो हम तुम्हारी टीचर से छिप पाएंगे, है ना? हाँ, मास्टर ने मुझ पर एक प्रतिबंध लगा रखा है। भले ही मैं सबसे निचले स्तर को छोड़ दूं, मास्टर को पता चल जाएगा। आइस कैबिन से बाहर निकलने की तो बात ही छोड़ दें, सेलेस्ट ने अपना सिर हिलाया और कहा। ये ठीक है, चूंकि हम छिप नहीं सकते, तो चलो उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देते हैं। मैंने लंबे समय से आइस कैबिन को अप्रिय माना है। यह मानवीय भावनाओं को निगल जाता है और एक व्यक्ति को बिना भावनाओं वाली मशीन में बदल देता है। यह एक भयानक जगह है जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, साहिल ने उपहास के साथ कहा। साहिल, क्या तुम इस जगह को तबाह करने जा रहे हो? सेलेस्ट ने फटी आंखों से पूछा। उसे उम्मीद नहीं थी कि साहिल इतना साहसी होगा। न केवल वह उसे बचाएगा, बल्कि वह आइस कैबिन को भी तबाह करना चाहता था। यह इरिडेसेंट सेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक था, जो केवल फॉरबिडन एरिया के बाद दूसरे स्थान पर था। यदि यह जगह तबाह हो गई, तो 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे। तुम सही कह रही हो। यह अज्ञात है कि इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना के बाद से कितने शिष्य यहाँ दुनिया की सबसे दर्दनाक सजा स्वीकार करने आए हैं। उन्होंने गलतियां की हैं, इसलिए वे मारे जाने के हकदार थे। हालांकि क्या उनकी भावनाओं को निगलना अमानवीय नहीं है? इस भयानक जगह को बहुत पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन साहिल, यह इरिडेसेंट सेक्ट के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, जो केवल फॉरबिडन एरिया के बाद दूसरे स्थान पर है। एक बार जब यह नष्ट हो जाएगा, तो मास्टर और अन्य लोग निश्चित रूप से तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सेलेस्ट ने जल्दी से कहा। सेलेस्ट, चिंता मत करो, चूंकि मैंने आने की हिम्मत की है, मैं उनसे डरता नहीं हूं। भले ही 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स एक साथ आ जाएं, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, साहिल ने सेलेस्ट को आश्वासन दिया। खैर फिर, सावधान रहना। साहिल का आत्मविश्वास देखकर सेलेस्ट ने उसे समझाना बंद कर दिया। जब तक साहिल को विश्वास था कि वह 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स के गुस्से से निपट सकता है, तब तक सब ठीक था।
उसे भी आइस कैवन पसंद नहीं था। सेक्ट में गलती करने वाले कई शिष्यों को यहाँ भेजा जाता था। प्रतिबंध लगने के बाद वे आत्महत्या भी नहीं कर पाते थे। इस प्रकार वे केवल भावनाहीन मशीनें बन सकते थे। इसलिए इस जगह को नष्ट करना अच्छा होगा। सेक्ट छोड़ने से पहले वह सेक्ट की महिलाओं के लिए आखिरी चीज यही करेगी। सेलेस्ट जानती थी कि आज साहिल के साथ आइस कैवन छोड़ने के बाद वह अब सेक्ट में नहीं रह पाएगी, इसलिए वह केवल छोड़ सकती थी। चैप्टर 1979। सेलेस्ट, एक तरफ हट जाओ, मैं जाकर देखता हूं कि आइस कैवन में ठंडी हवा कैसे बनती है। साहिल के बोलना खत्म करने के बाद वह अकेला आइस कैवन के तल के केंद्र में चला गया। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, अपनी माइंड पावर का एक हिस्सा छोड़ा और पूरे आइस कैवन का पता लगाना शुरू कर दिया। चूंकि आइस कैवन जितना गहरा होता जाता था उतना ही ठंडा होता जाता था, इसलिए रहस्य इसके सबसे गहरे हिस्से में ही होना चाहिए। माइंड पावर बर्फ की मोटी परतों से भरी आइस कैवन की निचली परत के साथ नीचे की ओर बढ़ती रही। इन बर्फ की परतों का निर्माण शायद स्वयं इरिडेसेंट सेक्ट से भी पहले का हो सकता है। ये बहुत संभव था कि इरिडेसेंट सेक्ट केवल आइस कैवन और फॉरबिडन एरिया के बनने के बाद ही अस्तित्व में आया हो। जब उसकी माइंड पावर सैकड़ों हजारों किलोमीटर की गहराई तक पहुंची तो वह अंततः रुक गई। बर्फ की यह परत सैकड़ों हजारों किलोमीटर मोटी थी। कितना अकल्पनीय। किसी को पता होना चाहिए कि पृथ्वी का व्यास केवल 10,000 किलोमीटर से थोड़ा अधिक था। सिर्फ बर्फ की इस परत की मोटाई ही दर्जनों पृथ्वियों को ढक सकती थी। जब वह अंत तक पहुंचा तो साहिल ने अपनी माइंड पावर का उपयोग करके एक लुभावना दृश्य देखा। उसने कुछ ही दूरी पर बर्फ का एक विशाल नीला ब्लॉक देखा जो किसी चीज में लिपटा हुआ प्रतीत होता था। ठंडी हवा अंदर की चीज से आ रही थी। ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना था, क्योंकि यह हजारों किलोमीटर की बर्फ बना सकता था। सबसे चौंकाने वाली बात नीली बर्फ के नीचे उबलता हुआ मैग्मा था। यह क्या है? कितना बड़ा विरोधाभास है। केवल एक रेखा का अंतर था। ऊपर हजारों मील तक जमा हुआ था, जबकि नीचे मैग्मा उगल रहा था। साहिल ने पहली बार ऐसा अजीब दृश्य देखा था। खोलता हुआ मैग्मा और अत्यधिक ठंडी बर्फ एक ही कमरे में कैसे रह सकते थे? मैग्मा अत्यधिक उच्च तापमान का पर्याय था, लेकिन बर्फ के इस टुकड़े ने चिलचिलाती गर्मी में पिघलने का कोई निशान नहीं दिखाया। दोनों पक्ष अज्ञात वर्षों से इस तरह शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में थे। मैग्मा और बर्फ के ब्लॉक प्रत्येक ने अपने स्वयं के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं किया था। कितना दुर्लभ दृश्य है। आइस कैवन के तल पर खड़े होकर साहिल ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शानदार। नीली बर्फ में स्पष्ट रूप से कुछ अच्छा छिपा है। खजाना मिलने पर उसे न लेना साहिल की शैली नहीं थी, खासकर तब जब वे दुश्मन के हों। इसलिए इसे न लेने का कोई कारण नहीं था। जब उसने साहिल को आंखें खोलते देखा तो सेलेस्ट जल्दी से पास आए और पूछा, साहिल कैसा रहा? क्या तुम्हें कुछ मिला? हाँ, मुझे अपराधी मिल गया। बर्फ की परत के नीचे एक खजाना है। यही वह चीज है जो अत्यधिक ठंडी हवा छोड़ती है और इसी ने आइस कैवन बनाया है। यदि मैं इसे बाहर निकाल लूं तो आइस कैवन अपने आप गायब हो जाएगा, साहिल ने उत्तर दिया। कौन सा खजाना? सेलेस्ट ने उत्सुकता से पूछा। मुझे अभी नहीं पता। ये बर्फ के एक विशाल नीले क्यूब में छिपा है। सेलेस्ट, थोड़ा पीछे हट जाओ और मुझे इसे बाहर निकालने दो। बहुत हलचल हो सकती है। सावधान रहना, सेलेस्ट ने कहा और अभी वाली स्थिति में पीछे हट गई। साहिल नीचे झुका और अपने पैरों के नीचे की बर्फ की ओर देखा। अपनी दाहिनी मुट्ठी भींचकर उसने बर्फ पर मुक्का मारा और सेलेस्ट के पास चला गया। दोनों आइस कैवन की निचली मंजिल के किनारे पर खड़े होकर शांति से केंद्र को देखने लगे। क्रैक क्रैक, बर्फ की परत में एक छोटी सी दरार दिखाई दी और धीरे धीरे दरार बड़ी और बड़ी होती गई और जल्दी से सैकड़ों हजारों किलोमीटर के सबसे गहरे बिंदु तक फैल गई। उसी समय बर्फ की परत में गोता लगाने वाली माइंड पावर साकार हो गई। फिर उसने बर्फ के विशाल नीले क्यूब को चारों ओर से लपेट लिया, जमीन से ऊपर उठी और दरारों के माध्यम से जल्दी से जमीन पर चली गई। बूम! जमीन के नीचे से एक तेज आवाज आई। उसके तुरंत बाद जमीन हिल गई। न केवल आइस कैवन में साहिल और सेलेस्ट इसे महसूस कर सकते थे, बल्कि पूरे इरिडेसेंट सेक्ट और यहाँ तक कि पूरे इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट ने भी हिंसक झटके महसूस किए। अनगिनत साधारण लोगों ने अपना काम रोक दिया। वे सभी चिल्लाए और भागने लगे, जल्दी से एक खुली जगह खोजने की कोशिश करने लगे जहां वे शरण ले सकें। चैप्टर 1980। भूकंप आ रहा है, भागो! इरिडेसेंट सेक्ट स्रोत के सबसे करीब था, इसलिए उसने जो झटके महसूस किए वे स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली थे। उस आंगन में जहां सीलिया और अन्य रहते थे, अचानक आए भूकंप से हर कोई अचंभित रह गया और एक दूसरे से कसकर चिपक गया। सेलिना, मिया और एस्ट्रेड सबसे मजबूत थीं, इसलिए वे सबसे बाहरी किनारे पर खड़ी थीं। इस बीच अन्य लोगों की रक्षा उन तीनों द्वारा की गई। इरिडेसेंट सेक्ट के सभी शिष्य हवा में उड़ गए, ये देखना चाहते थे कि क्या हो रहा है। नोवा भी इसका अपवाद नहीं थी। वह आसमान में गई और इरिडेसेंट सेक्ट के शिष्यों के सामने खड़ी हो गई। लेडी ड्रीम, क्या हो रहा है?
इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, एक एल्डर ने पूछा। हाँ लेडी ड्रीम, इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट में भूकंप कैसे आ सकता है? क्या कोई मुसीबत पैदा कर रहा है? नोवा ने अपना सिर हिलाया, ये व्यक्त करते हुए कि उसे भी अंदाज़ा नहीं है। हालांकि वह अपने दिल में बहुत अच्छी तरह जानती थी, वह इस कैवन से आने वाले कंपन को महसूस कर सकती थी। साहिल ने निश्चित रूप से कार्रवाई की होगी। हालांकि क्या उसे किसी को बचाने के लिए इतना बड़ा हंगामा करने की ज़रूरत थी? नोवा बहुत उलझन में थी। इस समय इरिडेसेंट सेक्ट के फॉरबिडन एरिया में अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। कितनी ढिठाई है! जो कोई भी इरिडेसेंट सेक्ट में लापरवाही से व्यवहार करने की हिम्मत करेगा, वह मारा जाएगा। आइस कैवन के तल पर सेलेस्ट यह आवाज़ सुनकर कांपने से खुद को नहीं रोक सकी। बोलने वाला उसके लिए बहुत परिचित था। वह उसकी टीचर एरा थी, जो इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स में से एक और एक प्राचीन ट्रू सेंट थी। भले ही सेलेस्ट साहिल पर बहुत भरोसा करती थी, फिर भी वह अपनी टीचर के सामने साहिल को लेकर चिंतित थी। आखिरकार उसने कभी भी साहिल की ताकत को अपनी आंखों से नहीं देखा था। उसने जो कुछ भी जाना था वह नोवा से सीखा था। वह केवल इतना जानती थी कि जब वह साहिल को स्टार किंगडम में लाई थी, तब उसने पहली बार इटर्नल रेल्म में प्रवेश किया था। जब वह सेलेस्ट की चिंताओं को महसूस कर सका तो साहिल ने उसे सांत्वना दी, सेलेस्ट डरो मत, मैं अब ट्रू सेंट से नहीं डरता, बस देखो मैं तुम्हारा बदला कैसे लेता हूँ। साहिल, तुम्हें सावधान रहना होगा। मास्टर लंबे समय से जीवित हैं और उनके पास कई तरकीबें हैं। तुम्हें अपनी रक्षा करनी चाहिए। यदि तुम यह नहीं कर सकते तो तुम्हें पहले चले जाना चाहिए और पर्याप्त ताकत होने पर मुझे बचाने वापस आना चाहिए। मैं इंतजार कर सकती हूँ। चिंता मत करो, मेरी वर्तमान ताकत पर्याप्त है। साहिल के बोलना खत्म करने के बाद उसने अपनी उंगली चलाई और उसकी उंगली पर एक छोटा सा घाव दिखाई दिया। उसके शरीर से खून का एक बूंद बाहर निकला। फिर उसने खुद को क्लोन करना शुरू कर दिया। खून की वह बूंद धीरे धीरे बदलने लगी और अंत में सेलेस्ट के स्तब्ध भाव के बीच वह दूसरे साहिल में बदल गई। ये क्या है? सेलेस्ट साहिल के क्लोन को एकटक देखती रही, जो बिल्कुल साहिल जैसा ही था। वह सदमे से अवाक थी। साहिल के क्लोन ने सेलेस्ट की ओर देखा और थोड़ा मुस्कुराया। उसने कहा, सेलेस्ट, तुम्हें इतना चौंकने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरा क्लोन है और इसकी ताकत मेरे जितनी ही है। जैसे ही साहिल ने यह कहा, सेलेस्ट सिहर उठी। इरिडेसेंट सेक्ट की एक एल्डर के रूप में जो लगभग 2000 वर्षों तक जीवित रही थी, उसने कभी भी ऐसा स्वर्ग विरोधी तरीका नहीं देखा था। उसने इरिडेसेंट सेक्ट के गुप्त इतिहास में भी इसके बारे में कभी नहीं सुना था। वह पतली हवा से अपने जितनी ही ताकत वाले व्यक्ति को बुलाने के लिए खून की एक बूंद का उपयोग कर सकता था। यदि साहिल ने अधिक खून खर्च किया तो क्या वह ट्रू सेंट से भरी एक शक्तिशाली टीम नहीं बना पाएगा? कोई आश्चर्य नहीं कि साहिल को इतना भरोसा था। इस तरकीब के साथ सेक्रेड सेंट्स के अलावा कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं होगा। चैप्टर 1981। इरिडेसेंट सेक्ट के फॉरबिडन एरिया से प्रकाश की एक किरण निकली और पलक झपकते ही आइस कैवन के शीर्ष पर पहुंच गई। उसी समय आइस कैवन में भी विस्फोट हुआ। उसके बाद हवा में एक आकृति उभरी जो इरिडेसेंट सेक्ट के फॉरबिडन एरिया से आ रही रोशनी का सामना कर रही थी। वह रोशनी फिर एक बूढ़ी औरत में बदल गई। वह एरा थी जो इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स में से एक थी। आइस कैवन से बाहर निकलने वाली आकृति स्वाभाविक रूप से साहिल का क्लोन थी। एक बूढ़ी औरत और एक युवक एक दूसरे के सामने खड़े थे। एरा अपने सामने खड़े युवक को घूर रही थी। वह थोड़ा परिचित लग रहा था और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। जब नेक इरिडेसेंट सेक्ट में परेशानी खड़ी कर रहा था, तब उसने नेक को दबाने के लिए सामने आने पर साहिल पर एक नज़र डाली थी। हालांकि उस समय साहिल महज एक चींटी था जिसने अभी अभी इटर्नल रेल्म में प्रवेश किया था, इसलिए एरा ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था। इतना कि अब उसे साहिल बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। तुम कौन हो और तुम इरिडेसेंट सेक्ट के आइस कैवन में क्या कर रहे हो? यदि तुम आज मुझे कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं देते हो तो तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे, एरा कड़क कर बोली। वह महसूस कर सकती थी कि उसके सामने खड़ा युवक बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की। इसके विपरीत वह बस मामले की सच्चाई जानना चाहती थी। तुम्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। क्या मैं यहाँ बस घूम नहीं सकता? साहिल के क्लोन ने लापरवाही से जवाब दिया। उन दोनों के बीच बातचीत के दौरान नोवा इरिडेसेंट सेक्ट के कॉसिनियर्स के एक समूह के साथ पहुंची। जब उसने साहिल को रेप्यूटेबल एल्डर एरा का सामना करते देखा तो उसे थोड़ा डर लगा। नोवा, क्या तुम इस व्यक्ति को जानती हो? एरा मुड़ी और नोवा की ओर देखा। रेप्यूटेबल एल्डर, मैं उसे नहीं जानती, नोवा ने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया। अब वह केवल यही कह सकती थी कि वह साहिल को नहीं जानती, वरना रेप्यूटेबल एल्डर निश्चित रूप से सब कुछ उजागर कर देती। भले ही रेप्यूटेबल एल्डर्स को भविष्य में इस बारे में पता चल जाए, फिर भी उसके पास इसे सही ठहराने के तरीके होंगे।
आखिरकार वह एक युवक था जिसने अभी अभी एटर्नल रेल्म में प्रवेश किया था, और दूसरा एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो रेप्यूटेबल एल्डर्स को डरा सकता था। किसने सोचा होगा कि वे एक ही व्यक्ति होंगे? दूसरों के बारे में क्या कोई उसे जानता है? एरा ने फिर पूछा। नोवा के पीछे इरिडेसेंट सेक्ट के सभी को सीनियर्स ने सामूहिक रूप से साहिल के क्लोन को देखा और फिर जोर से उत्तर दिया, रेप्यूटेबल एल्डर, हम उसे नहीं जानते। सभी के उत्तर सुनने के बाद एरा फिर से साहिल की ओर मुड़ी। यदि तुम अब सच नहीं बताते हो तो मुझ पर तुम्हारे प्रति निर्दयी होने का दोष मत देना। मैं बस इरिडेसेंट सेक्ट के रेप्यूटेबल एल्डर्स की ताकत का अनुभव करना चाहता हूँ। यदि मैं यहाँ कार्रवाई करने और तुम्हारे इरिडेसेंट सेक्ट को तबाह करने का निर्णय लेता हूँ तो मुझे पहले से याद न दिलाने का दोष मत देना। साहिल का क्लोन अभी भी अहंकारी था और वह एरा से बिल्कुल नहीं डरा था। बेशक वह उस व्यक्ति के प्रति अच्छा नहीं होगा जिसने सेलेस्ट को आइस कैबिन में बंद किया था। उसने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि उसे इरिडेसेंट सेक्ट के अन्य लोगों को प्रभावित करने का डर था। आखिरकार सीलिया और अन्य अभी भी सेक्ट में थे। बूम! हिंसक कंपन जारी रहा। एरा ने आइस कैबिन की ओर एक नज़र डाली और अंदर से आने वाली कंपन को महसूस किया। अचानक वह भयभीत हो गई और उसे आइस कैबिन की गहराई में मौजूद किसी चीज़ की याद आई। वह किसी को भी उस खजाने को चुराने नहीं दे सकती थी, अन्यथा वह भविष्य में अपनी बहनों को क्या जवाब देगी। नीचे झुकते हुए एरा ये देखने के लिए आइस कैबिन की ओर झपटी कि अंदर क्या हो रहा है। वह जानना चाहती थी कि क्या कोई उस खजाने को चुरा रहा है। हालांकि साहिल का क्लोन कमजोर नहीं था, वह ऐसा कैसे होने दे सकता था। जब एरा जा रही थी तब क्लोन भी आगे बढ़ा और एरा के सामने रुक गया, उसे आगे जाने से रोक दिया। बूम! दोनों एक दूसरे से टकराए। दोनों पक्ष अलग अलग पीछे हटे और कोई भी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सका। हे बुरी औरत, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम लड़ने नहीं जा रही हो? लड़ाई शुरू होने से पहले ही तुम क्यों जा रही हो? साहिल के क्लोन ने मजाक किया। क्लोन के गतिरोध ने एरा को और अधिक आश्वस्त कर दिया कि आइस कैबिन में कुछ गलत हो रहा है। वह तुरंत व्याकुल होकर चिल्लाए, मैरन, अर्सर, जियाडा, जल्दी बाहर आओ। कोई आइस सोल एक्सकैलिबर चुराने की कोशिश कर रहा है। उसके ऐसा कहने के बाद फॉरबिडन एरिया में तुरंत प्रतिक्रिया हुई। चैप्टर 1982। मेरे इरिडेसेंट सेक्ट में आकर हमारे खजाने चुराने की हिम्मत किसकी है? चाहे तुम कोई भी हो, तुम आज बच नहीं पाओगे। फिर 3 आकृतियां दिखाई दी और सीधे आइस कैबिन की ओर चली गईं। जब उसने देखा कि इरिडेसेंट सेक्ट के 3 रेप्यूटेबल एल्डर्स आइस कैबिन में पहुंचने ही वाले हैं तो साहिल के क्लोन के मुंह के कोने पर एक उपहास भरी मुस्कान उभरी। उसके पीछे म्यान से ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड उड़कर उसके हाथ में आ गई। एक बार जब उसके हाथ में ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड आ गई तो उसने अवचेतन रूप से एक धीमी दहाड़ निकाली। ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड टेक्निक। तुरंत तलवार घुमाई गई। तलवार से एक चकाचौंध भरी लाल चमक निकली और उसका लक्ष्य फॉरबिडन एरिया से उड़ती हुई 3 आकृतियां थीं। शायद इरिडेसेंट सेक्ट के 3 रेप्यूटेबल एल्डर्स ने इस तलवार की शक्ति को महसूस किया क्योंकि वे तुरंत अचानक रुक गए। वे अपने रास्ते में रुक गए और हवा में ही ठहर गए। साहिल के क्लोन से निकली लाल चमक उनके सामने ओझल हो गई। चकाचौंध भरी लाल रोशनी के वॉइड में कट जाने के बाद वॉइड चमक उठा। सौभाग्य से साहिल ने इसे वॉइड की ओर लक्षित किया था। यदि ये थोड़ा सा भी तिरछा होता तो वह इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट को आधा काट देता। यदि वह एक तलवार से इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट को आधा काट सकता था तो उसने एक ट्रू सेंट की ताकत का प्रदर्शन किया होता। इरिडेसेंट सेक्ट के सदस्यों ने इस दृश्य को सदमे में देखा। 3 ट्रू सेंट रेप्यूटेबल एल्डर्स को इस व्यक्ति की तलवार की एक लहर ने रोक दिया था। यदि उन्हें इस तलवार से खतरे का एहसास नहीं होता तो तीनों रेप्यूटेबल एल्डर्स नहीं रुकते। ये व्यक्ति कौन है? वह इतना युवा है और फिर भी उसके पास इतनी भयानक ताकत है। नोवा ने आखिरकार राहत की सांस ली। हालांकि उसने इस दौरान साहिल के कारनामों के बारे में बहुत कुछ सुना था और वह जानती थी कि साहिल बहुत मजबूत है, लेकिन उसने जो सुना था वह उतना चौंकाने वाला कभी नहीं होगा जितना उसने खुद देखा था। चूंकि साहिल अपनी तलवार की एक लहर से 3 रेप्यूटेबल एल्डर्स को रोक सकता था, इसका मतलब था कि अफवाहें सच थीं। तुम तीनों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरी सहमति के बिना नीचे नहीं जा सकते। साहिल के क्लोन ने तलवार लहराते हुए कहा। उसकी तलवार से रोकी गई 3 आकृतियां भी 3 बूढ़ी औरतें थीं। जब उन्होंने साहिल के क्लोन को देखा तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हमला करने वाला व्यक्ति इतना शक्तिशाली होगा। बूम! इस समय आइस कैबिन से आती आवाज और तेज होती गई, जिससे सबका ध्यान आकर्षित हुआ। इरिडेसेंट सेक्ट के चारों रेप्यूटेबल एल्डर्स ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सभी कार्रवाई करना चाहते थे। साहिल कमजोर नहीं था, लेकिन वह अकेला था। अभी रेप्यूटेबल एल्डर्स केवल इसलिए रुके थे क्योंकि वे अचंभित रह गए थे। साहिल का ख्याल रखने के लिए उनमें से केवल 2 की जरूरत होगी। इसके बाद बाकी बचे 2 नीचे की स्थिति का निरीक्षण करने जा सकते थे। वे आइस कैबिन में आइस सोल एक्सकैलिबर को खो नहीं सकते थे।
उनके पास साहिल से यह पूछने का समय भी नहीं था कि उसे कैसे पता चला कि वहाँ कोई खजाना है। कोई नहीं जानता था कि आइस सोल एक्सकैलिबर यहाँ इतने लंबे समय से दबी हुई थी। आइस कैवन केवल आइस सोल एक्सकैलिबर के कारण बना था। इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना उसके बाद ही हुई थी। ये सेक्ट का खजाना था। इस क्षण चारों ने एक ही समय में कार्य किया। उनमें से दो ने साहिल को निशाना बनाया जबकि अन्य दो ने आइस कैवन को निशाना बनाया। हालांकि इस क्षण बूम, अचानक एक तेज आवाज हुई। आइस कैवन से एक बड़ी नीली वस्तु फूटकर निकली और हवा में रुक गई। चैप्टर 1983। आइस कैवन से एक नीली वस्तु तेजी से बाहर निकली। एक ठंड तुरंत दुनिया भर में फैल गई जिससे इरिडेसेंट सेक्ट के सभी शिष्य सिहर उठे। फिर ठंड फैलती रही। यह नीली वस्तु बर्फ का एक विशाल टुकड़ा था जिसे साहिल ने जमीन की गहराई से बाहर निकालने के लिए अपनी माइंड पावर का उपयोग किया था। बर्फ के टुकड़े के अंदर वह खजाना था जिसने हजारों मील की बर्फ बनाई थी और अत्यधिक ठंडी हवा भी वहीं से निकल रही थी। उसके अलावा दो लोग विशाल नीली बर्फ के ब्लॉक पर खड़े थे। वे साहिल और सेलेस्ट थे। हालांकि इस समय साहिल ने चांदी का मुखौटा पहन रखा था। उसने जो कपड़े पहने थे वे भी उसके क्लोन से अलग थे। साहिल ने इसके बारे में सोचने के बाद महसूस किया कि अपनी क्लोनिंग स्किल को उजागर न करना ही सबसे अच्छा होगा। हालांकि वह स्टार किंगडम में किसी से नहीं डरता था, लेकिन उसे एक सीक्रेट सेंट मास्टर की जरूरत थी, है ना? यदि वह अपनी कला को उजागर कर देता तो उसके मास्टर का क्या होता? इस अचानक आए सरप्राइज ने इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स की कार्रवाई में बाधा डाल दी। वे सभी रुक गए और हवा में विशाल नीले बर्फ के ब्लॉक और उस पर मौजूद दो लोगों को देखने लगे। वे चारों अच्छी तरह जानते थे कि नीले बर्फ के क्यूब में क्या छिपा है। यह आइस सोल एक्सकैलिबर थी जो इरिडेसेंट सेक्ट के खजानों में से एक थी। ये कुछ ऐसा भी था जिसे बाहरी लोगों द्वारा चुराया नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह केवल एक खजाना नहीं था बल्कि यह बर्फ पर मौजूद दो लोगों में से एक ने मुखौटा पहन रखा था, इसलिए वे उसका चेहरा साफ नहीं देख पा रहे थे और नहीं जानते थे कि वह कौन है। जहां तक दूसरी महिला की बात है, इरिडेसेंट सेक्ट का कोई भी शिष्य जो उसे जानता था वह उसे पहचान गया। सेलेस्ट, रेप्यूटेबल एल्डर एरर की सीधी शिष्या और इरिडेसेंट सेक्ट के महत्वपूर्ण लोगों में से एक। हालांकि पिछली बार अपने यूनिवर्स एनफोर्सर मिशन से लौटने के बाद से वह पक्षपात से बाहर हो गई थी। फिर उसे रेप्यूटेबल एल्डर द्वारा 100 साल के लिए आइस कैवन की सजा सुनाई गई थी। मूल रूप से ये रेप्यूटेबल एल्डर द्वारा उसे पूरी तरह से छोड़ देने के समान था। अप्रत्याशित रूप से किसी ने उसे बचा लिया। इरिडेसेंट सेक्ट के सदस्य अपने सामने मौजूद हर चीज को देखकर उलझन में थे कि क्या हो रहा है। सेलेस्ट ने शांत भाव से अपनी मास्टर, अन्य 3 रेप्यूटेबल एल्डर्स और इरिडेसेंट सेक्ट के अन्य शिष्यों का सामना किया। उसके चेहरे पर घबराहट का एक निशान भी नहीं था। वह ऐसी दिख रही थी जैसे उसने इस मामले को पीछे छोड़ दिया हो। जिस क्षण उसने आइस कैवन में प्रवेश किया, उसने खुद से कहा कि वह भविष्य में अपने लिए जिएगी। साहिल द्वारा उसे बचाए जाने के बाद वह अब इरिडेसेंट सेक्ट की एल्डर नहीं थी और न ही एरर की शिष्या थी। वह सेलेस्ट थी जिसने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली थी और अब अपने लिए जी रही थी। एरर बर्फ पर बैठी महिला को देख रही थी। वह अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी। उसने सोचा कि सेलेस्ट, वह शिष्या जिस पर उसने बहुत उम्मीदें लगाई थीं, इस घटना की मास्टरमाइंड थी। ये लड़की निश्चित रूप से आइस कैवन में भेजे जाने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं रही होगी, इसलिए उसने बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत की और उसका इरादा आइस कैवन से आइस सोल एक्सकैलिबर चुराने और मौका मिलने पर भागने का है। हालांकि जो बात एरर समझ नहीं पा रही थी वह ये थी कि इस लड़की को कैसे पता चला कि आइस कैवन में कोई खजाना है। आइस सोल एक्सकैलिबर की खबर लीक होना असंभव था। उसके और उसकी बहनों के अलावा यहाँ तक कि इरिडेसेंट सेक्ट के पिछले और वर्तमान प्रमुखों को भी इसके बारे में पता नहीं था। इसके अलावा उसकी शिष्या इन 2 शक्तिशाली लोगों से कैसे मिली? एरर को एहसास हुआ कि वह सेलेस्ट को बिल्कुल नहीं जानती थी। उस युवक को तो छोड़ ही दे जिसके पास तलवार थी। चैप्टर 1984। उन दोनों ने अभी लड़ाई लड़ी और उसने निर्धारित किया कि वह व्यक्ति कम से कम एक मिड ट्रू सेंट था। मुखौटे वाला व्यक्ति भी कमजोर नहीं लग रहा था। 2 ट्रू सेंट शक्तिशाली लोगों को किसी भी ताकत द्वारा नहीं भेजा जा सकता था। सेलेस्ट, वे कौन हैं? एरर ने अपने दिल के गुस्से को दबाते हुए पूछा। प्रतिक्रिया देने से पहले उसे उन दोनों की पहचान की पुष्टि करनी थी। यदि वे केवल 2 ही होते तो ठीक होता। भले ही वे सेना में शामिल हो गए, फिर भी वे आइस सोल एक्सकैलिबर को नहीं छीन सके। हालांकि यदि उनके पास मदद होती तो परिणाम अनिश्चित होता। स्टार किंगडम में अराजकता फैल जाएगी और इरिडेसेंट सेक्ट जीवित नहीं रह पाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चारों बहनों का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना के बाद से इसने केवल स्टार किंगडम की प्रमुख ताकतों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने और मजबूत शक्तियों द्वारा निशाना न बनाए जाने के लिए बार बार उत्कृष्ट शिष्यों को विवाह के लिए बाहर भेजा था। उस तरह उनके पास अपने कार्यों को गुप्त रूप से पूरा करने का समय होगा। आज पहली बार कोई ट्रू सेंट इरिडेसेंट सेक्ट में परेशानी खड़ी करने आया था।
इसलिए एरा और उसकी बहनों को इस पर पूरा ध्यान देना पड़ा। मास्टर, यह आखिरी बार है जब मैं आपको उस नाम से पुकारूंगी। आज के बाद से मैं अब आपकी शिष्या नहीं रहूंगी और न ही इरिडेसेंट सेक्ट की एल्डर रहूंगी। मैं बस एक स्वतंत्र महिला हूं, सेलेस्ट ने शांति से कहा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, नोवा को छोड़कर इरिडेसेंट सेक्ट के अन्य सभी सीनियर्स चौंक गए। क्या एल्डर रेड सेक्ट के साथ विश्वासघात करने जा रही है? यह कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन उसके बाद वे समझ गए। अपने सबसे सम्मानित टीचर द्वारा 100 साल तक आइस कैबिन में रहने के लिए भेजे जाने को स्वीकार करना किसी के लिए भी कठिन होगा। बात यह थी कि अब तक कोई भी नहीं जानता था कि एल्डर रेड ने क्या गलती की थी। केवल नोवा बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। वह जानती थी कि एक बार साहिल ने एल्डर रेड को बचा लिया तो वह अब इरिडेसेंट सेक्ट में नहीं रहेगी। तुमने क्या कहा? उसे दोहराओ, एरा ने सेलेस्ट को अपनी आंखों में ठंडे भाव से घूरते हुए पूछा। मैंने कहा, आज से मैं अब आपकी शिष्या नहीं हूं और न ही इरिडेसेंट सेक्ट की एल्डर हूं। सेलेस्ट ने दोहराया, क्या तुम अपने सेक्ट के साथ विश्वासघात करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि मेरे बिना तुम्हारा अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता? तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरे द्वारा दिया गया है। अब तुम मुझसे कहती हो कि तुम इरिडेसेंट सेक्ट छोड़ना चाहती हो। एरा को गुस्सा आ रहा था। मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहती, लेकिन जब से मेरा शरीर क्षतिग्रस्त हुआ है, आप मुझे अपनी शिष्या नहीं मानती, है ना? और मैंने नेक के साथ उस मामले में कुछ भी गलत नहीं किया। सिर्फ इसलिए कि वह एक सेंट है, आपने सब कुछ मुझ पर मर दिया और मुझे आइस कैबिन में निर्वासित कर दिया। जिस क्षण मैंने आइस कैबिन में प्रवेश किया, मैंने पहले ही तय कर लिया था कि जब मैं बाहर आऊंगी तो मैं अपने लिए जीऊंगी। सेलेस्ट की आवाज़ शांत और स्थिर थी। तुम विद्रोही, एरा ने गुस्से में कोसा। अपनी ताकत और स्थिति के साथ वह दूसरों को धोखा दे सकती थी, लेकिन दूसरे उसे धोखा नहीं दे सकते थे। इतना ही नहीं, एरा के दिल में एक राज भी छिपा था। उसने वास्तव में सेलेस्ट को नहीं बचाया था। जब चारों बहनों ने इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना की और केवल महिलाओं को स्वीकार करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अपनी ताकत विकसित करने की योजना नहीं बनाई थी। इसके बजाय उनका निर्णय इसलिए लिया गया था ताकि उनके कार्यों को गुप्त रूप से पूरा करना अधिक सुविधाजनक हो। उसके बाद उन्होंने उस फजीक को खोजने के लिए पूरी दुनिया में खोज की जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। जब सेलेस्ट मिली तब वह एक बच्ची थी। उसे पाने और भविष्य की परेशानियों से बचने के लिए एरा और उसकी बहनों ने रेड फैमिली के सभी सदस्यों को मार डाला, केवल सेलेस्ट को छोड़ दिया। अलूरिंग बॉडी उनके मिशन की आखिरी कड़ी थी और उन्हें इसके सबसे बड़े प्रभाव को डालने के लिए सेंट रेल्म में प्रवेश करने के लिए सेलेस्ट की आवश्यकता थी। यही कारण था कि चारों बहनें ये जानकर इतनी क्रोधित हुईं कि सेलेस्ट की अलूरिंग बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई थी। यदि लिरेन की उपस्थिति ने उनकी आशा को फिर से नहीं जगाया होता तो सेलेस्ट का अंत और भी बुरा हो सकता था। अब जब उसने सेलेस्ट को ये कहते सुना कि वह इरिडेसेंट सेक्ट छोड़ना चाहती है, तो एरा के मन में केवल एक ही विचार आया। वह सेलेस्ट को मारना चाहती थी। चैप्टर 1985। इरिडेसेंट सेक्ट ने अपनी स्थापना के समय एक नियम बनाया था कि जो कोई भी सेक्ट के साथ विश्वासघात करेगा उसे मार दिया जाएगा। एक एल्डर के रूप में तुम्हें यह पता होना चाहिए, एरा ने उदासी से पूछा। मुझे पता है, लेकिन तो क्या? यदि मेरे पास विकल्प होता तो मैं आइस कैबिन में जाकर भावनाहीन मशीन बनने के बजाय मरना पसंद करती, सेलेस्ट ने उत्तर दिया। ठीक है, बहुत अच्छा, महान। चूंकि तुमने सेक्ट के साथ विश्वासघात करने का निर्णय लिया है, मैं आज तुम्हें मार दूंगी। मुझे तुम्हें मौका न देने का दोष मत देना। एरा के बोलना खत्म करने के बाद साहिल के क्लोन ने उत्तर दिया। उसने उपहास करते हुए कहा, हे तुम डायन, यदि तुम सेलेस्ट को मारना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे पूछना होगा कि क्या मैं सहमत हूं। तुम, एरा ने तिरस्कार के साथ साहिल के क्लोन की ओर देखा। विरोधी एक मिड या लेट ट्रू सेंट हो सकता था। वह वास्तव में मजबूत था, लेकिन वह बहनों को सेलेस्ट को मारने से नहीं रोक सकता था। यहाँ तक कि बहनों को यह भी याद नहीं था कि वे कितने समय से साथ थीं। ये कम से कम 10 लाख साल पहले होना चाहिए था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनके बीच पहले से ही बहुत अच्छी आपसी समझ थी। लड़ाई में उनका सहयोग और भी अधिक तालमेल वाला था। इसके अलावा उन चारों में से 2 पीक ट्रू सेंट्स थे और 2 लेट ट्रू सेंट्स थे। उनके मौन सहयोग, उनके कई तुरुप के पत्तों और साधनों, और इस तथ्य के साथ कि वे लाखों वर्षों तक जीवित रहे थे, उन्हें विश्वास था कि वे एक पार्शल सेक्रेड सेंट से भी निपट सकते थे। जब तक वह सेक्रेड सेंट न हो तब तक सब ठीक रहेगा। बेशक मैं नहीं, मेरे मास्टर यहाँ हैं, तो मुझे कदम उठाने का मौका कैसे मिलेगा? साहिल हंसा। जब उसने इन 4 बूढ़ी औरतों को देखा तो वह जान गया कि केवल एक ट्रू सेंट की युद्ध शक्ति के साथ जीतना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि उसे सीधे अपने मास्टर को भेजना चाहिए और अपने प्रतिद्वंद्वी को कुचलने के लिए एक सेक्रेड सेंट की ताकत का उपयोग करना चाहिए। मास्टर, चारों बहनों सहित इरिडेसेंट सेक्ट के बाकी को सदस्यों ने अपना ध्यान सेलेस्ट के पास खड़े नकाबपोश व्यक्ति की ओर लगाया। वे महसूस कर सकते थे कि यह व्यक्ति साधारण नहीं है। हालांकि प्रतिद्वंद्वी की विशिष्ट ताकत ज्ञात नहीं थी। हालांकि
यदि वह साहिल का मास्टर था तो उन्हें उसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वह साहिल जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को तैयार कर सकता था। चारों बहनें सोच में पड़ गईं। यदि वे दोनों मास्टर स्टूडेंट संबंध में थे तो बहुत अधिक अनिश्चितताएं होंगी। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि यदि नकाबपोश व्यक्ति के पास सीक्रेट सेंट की ताकत है तो वे अपने सभी तुरुप के पत्तों और साधनों का उपयोग करने के बाद भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। यदि वह एक ट्रू सेंट का मास्टर हो सकता था तो वह संभवतः एक सीक्रेट सेंट था। इस समय साहिल का क्लोन जल्दी से सेलेस्ट के पास गया, उसे पकड़ा और वहां से चला गया। कुछ समय बाद साहिल का मुख्य रूप अपनी सीक्रेट सेंट ऊर्जा बिखेरेगा और सेलेस्ट इसे सहन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह अभी तक सेंट नहीं थी। साहिल के क्लोन द्वारा सेलेस्ट को ले जाने के बाद साहिल के मुख्य रूप ने एरर और अन्य लोगों को सोचने का मौका नहीं दिया। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और उसे हल्के से पटका। बूम! एक कुरकुरी आवाज सुनाई दी। उसके तुरंत बाद क्रैक क्रैक विशाल नीली बर्फ में कई दरारें आ गईं और फिर वह हवा में तैरते अनगिनत टुकड़ों में बदल गई। साथ ही इससे ये भी पता चला कि अंदर क्या था। वह नीली रोशनी से चमकती एक लंबी तलवार निकली। साहिल के इस कदम ने 4 एरा बहनों को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। आइसोल एक्सकैलिबर को दूसरों द्वारा नहीं ले जाया जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम गंभीर होंगे। चारों बहनें ये जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं कर सकती थीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अभिमानी छोकरे! उन चारों ने तुरंत गुस्से में चिल्लाया। साथ ही उनके शरीर जगह से गायब हो गए और वे सभी आइसोल एक्सकैलिबर की ओर झपटे। उन्होंने तलवार वापस लेने की कसम खाई। जब नीले बर्फ का क्यूब टूट गया और अंदर का खजाना दिखाई दिया तो साहिल नीली लंबी तलवार की ओर गया। उस समय उसे उम्मीद नहीं थी कि बर्फ के क्यूब के अंदर एक तलवार होगी। क्या यही वह खजाना है जिसने हजारों मील की बर्फ जमा दी? यह बाहर से काफी अच्छा लग रहा है। चैप्टर 1986। यह बहुत बुरा था कि यह उसकी ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड जितनी अच्छी नहीं थी। आखिरकार ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सिस्टम की कोई चीज थी जिस पर साहिल को अंधा विश्वास था। तलवार की मूठ पकड़ने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाने के बाद अत्यधिक ठंड का एक झोंका दिखाई दिया। इससे पहले कि साहिल को प्रतिक्रिया करने का समय मिलता, वह तुरंत बर्फ की मूर्ति बन गया। साहिल को आइसोल एक्सकैलिबर की ठंडी हवा से जमा हुआ देखने के बाद चारों बहनें मुस्कुराईं। आइसोल एक्सकैलिबर उस व्यक्ति की है और इसका एक मालिक है। इसके मालिक के अलावा कोई इसे छू नहीं सकता, अन्यथा बहुत बड़ा पलटवार होगा। दूर खड़ी सेलेस्ट ने अपना मुंह ढक लिया और उसकी चीख निकल गई। वह जानती थी कि साहिल वह व्यक्ति था जो जम गया था, जबकि उसके बगल वाला साहिल का क्लोन था। सेलेस्ट, चिंता मत करो, यह मेरे मास्टर को नहीं फंसा पाएगा, साहिल ने पास से उसे सांत्वना दी। चारों बहनें बर्फ की मूर्ति के बाहर रुक गईं। जिस क्षण उन्होंने बर्फ की मूर्ति को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, क्रैक क्रैक फिर बूम, बर्फ की मूर्ति से एक राजसी ऊर्जा निकली। सबसे पहले इसने बर्फ की मूर्ति को चकनाचूर कर दिया और फिर इसने चारों बहनों को उड़ा दिया। उसके बाद बहनों के चेहरे पर आतंक के भाव आ गए। वह एक सीक्रेट सेंट की ऊर्जा है। नकाबपोश आदमी एक सीक्रेट सेंट है। उनके पास सोचने का समय नहीं था इससे पहले कि वे जल्दी से इस अजेय शक्ति का विरोध करने के लिए अपने तुरुप के पत्तों का उपयोग करने लगीं। साहिल का क्लोन पहले से ही तैयार था, इसलिए वह मुख्य रूप द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा से सेलेस्ट की रक्षा करते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। हालांकि नोवा और इरिडेसेंट सेक्ट के बाकी को सदस्य काफी दूरी पर थे, फिर भी वे बहुत प्रभावित हुए। सौभाग्य से वे शुरू से ही जानते थे कि इस युद्ध में दोनों पक्षों की ताकत लेट ट्रू सेंट रैंक या उससे भी अधिक तक पहुंच गई थी, इसलिए वे इतनी दूर खड़े रहे थे। फिर भी एक सीक्रेट सेंट की ऊर्जा के प्रताप ने उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। साहिल ने उन पर सीधे निशाना भी नहीं साधा था, वह केवल एरा और उसकी बहनों को निशाना बना रहा था। अन्यथा इतनी लंबी दूरी पर भी एक सीक्रेट सेंट की ऊर्जा ऐसी चीज नहीं थी जिसका सॉवरन रैंकर्स विरोध कर सकें। इरिडेसेंट सेक्ट के सीनियर्स ने खुद को स्थिर किया। हर कोई डर के मारे दूर खड़े नकाबपोश आदमी को देख रहा था। वह बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत डरावना है। यहाँ तक कि चारों रेप्यूटेबल एल्डर्स को भी एक तरफ फेंक दिया गया। उन सब में सबसे ज्यादा हैरान नोवा थी। वह साहिल की पृष्ठभूमि जानती थी। वह महज एक बच्चा था जो एक निम्न स्तरीय सभ्यता से आया था, तो उसे मास्टर कहाँ से मिला? उसके मास्टर का यह अचानक प्रकट होना निश्चित रूप से उसकी विशेष तरकीबों में से एक होना चाहिए। नोवा ने नकाबपोश आदमी को ध्यान से देखा था। उसकी शारीरिक बनावट बिल्कुल साहिल जैसी ही थी। यदि वह मुखौटा हटा दे और साहिल जैसे कपड़े पहन ले तो क्या वह कोई और साहिल नहीं होगा? साहिल के पास कुछ विशेष तकनीकें और क्षमताएं थीं जिन्हें नोवा समझ सकती थी। आखिरकार ब्रह्मांड बहुत बड़ा था, इसलिए कुछ भी हो सकता था। हालांकि साहिल वह चर्चित ट्रू सेंट नहीं था, बल्कि एक सीक्रेट सेंट था। इसलिए नोवा इसे कुछ समय तक स्वीकार नहीं कर सकी। स्टार किंगडम में इतने वर्षों के विकास के बाद कितने सीक्रेट सेंट्स हुए थे? साहिल स्टार किंगडम में कितने समय से था? और अब वह एक सीक्रेट सेंट था। ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति शायद लेवल 8, 9
या यहाँ तक कि गॉड टियर सिविलाइजेशन में भी मौजूद न हो। लेवल 7 सिविलाइजेशन की तो बात ही छोड़ दें। एल्डर रेड बहुत भाग्यशाली है, नोवा ने ईर्ष्या से सोचा। चैप्टर 1987। हाहा, कितनी अच्छी तलवार है, अद्भुत। हालांकि यह मेरी जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये बुरी भी नहीं है। ये वास्तव में एक अच्छी तलवार है, साहिल ने जोर से हंसते हुए कहा। उसकी दिलकश हंसी आसमान में गूंज उठी। हंसी में उसकी सेक्रेड सेंट शक्ति का संकेत था, जिससे सुनने वाला हर कोई कांप उठा। साहिल को उम्मीद नहीं थी कि यह तलवार इतनी शानदार होगी, विशेष रूप से इसमें मौजूद अत्यधिक ठंडी हवा। तलवार उसे मुठ पकड़ते ही जमने में सक्षम थी, इससे पहले कि उसे पता भी चलता। जिस क्षण वह जमा, साहिल ने महसूस किया कि उसकी माइंड पावर भी सुस्त हो गई थी। यह उसके मालिक के आसपास न होने पर तलवार का स्वतः हमला था। यदि इसकी पूरी शक्ति का उपयोग किया जाता तो ये रंगहीन और अदृश्य माइंड पावर को भी जमाने में सक्षम हो सकती थी। ये निश्चित रूप से एक दुर्लभ वस्तु थी। उन 4 बूढ़ी औरतों के पास इतना अच्छा खजाना है, लेकिन उन्होंने इसे जमीन में क्यों गाड़ दिया? क्या वे मूर्ख हैं? एक ट्रू सेंट के लिए उनकी ताकत निश्चित रूप से इस तलवार के साथ दूसरे स्तर पर चली जाएगी। तब तक उच्च स्तर के विरोधियों से लड़ना असंभव नहीं होगा। अब साहिल को इससे लाभ हो रहा था। क्या वह इस खजाने को वापस कर देगा अब जब यह उसके हाथ लग गया था? बिल्कुल नहीं। साहिल ने तलवार पकड़े हुए चुपचाप सोचा, ये तलवार अब से उसकी होगी और कोई इसे उससे नहीं छीन सकता। चारों बहनों ने मुश्किल से साहिल की ऊर्जा के विस्फोट का विरोध किया और वे सभी पस्त लग रही थीं। एक सेक्रेड सेंट वास्तव में भयानक था। सिर्फ एक छोटा सा ऊर्जा विस्फोट 2 पीक ट्रू सेंट्स और 2 लेट ट्रू सेंट्स को विरोध करने के लिए शक्तिहीन बना सकता था। वे खुद को बचाने के लिए केवल अपने तुरुप के पत्तों का उपयोग कर सकते थे। अभी उनके चेहरों पर अप्रिय भाव थे। उन्हें लगा कि नकाबपोश आदमी एक सेक्रेड सेंट है, लेकिन वे आइस सोल एक्सकैलिबर को खो नहीं सकते थे। उन्हें इसे वापस लेना ही होगा, नहीं तो वे खुद को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। तुम कौन हो? मेरा मानना है कि इरिडेसेंट सेक्ट की स्थापना के बाद से हमने कभी किसी ताकत को ठेस नहीं पहुंचाई है। इतना ही नहीं, हम अक्सर विवाह करने और स्टार किंगडम की सभी प्रमुख ताकतों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए शिष्यों को बाहर भेजते हैं। तुम किस ताकत से ताल्लुक रखते हो? हमारे अच्छे संबंध भी हो सकते हैं। चारों रेप्यूटेबल एल्डर्स में सबसे बड़ी मैरन ने खड़े होकर कहा। विरोधी के पास एक सेक्रेड सेंट की ताकत थी, इसलिए आज के मामले को बल से हल नहीं किया जा सकता था। इसलिए वे केवल दूसरे कोण से इस पर विचार कर सकते थे कि क्या वे दूसरे पक्ष को आइस सोल एक्सकैलिबर वापस करने के लिए मना सकते हैं। साहिल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने हाथ में मौजूद तलवार को ध्यान से देख रहा था। सेलेस्ट के सामने साहिल के क्लोन ने आगे बढ़कर कहा, तुमने सेलेस्ट को आइस कैविन में निर्वासित करके मुझे नाराज किया है। भले ही उसने कोई गलती की हो, तुम डाइन उसे सजा नहीं दे सकती। उसे तो छोड़ ही दे जब ये वास्तव में महज एक गलती थी। जबकि उसके पीछे खड़ी सेलेस्ट हैरान थी। वह खुश और प्रभावित भी थी। साहिल की ताकत सेक्रेड सेंट रैंक तक पहुंच गई थी, जो उसकी उम्मीदों से परे थी। हालांकि इसने उसे चिंता के अपने आखिरी निशान को भी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने उसे बचाने के लिए अकेले इरिडेसेंट सेक्ट में जाने का साहस किया। पता चला कि उसने पहले ही सारी तैयारियां कर ली थीं। मुझे आश्चर्य है कि इस बच्चे ने कैसे साधना की और वह किन परिस्थितियों से गुजरा। सिर्फ कुछ ही महीनों में उसने अनगिनत लोगों के सपनों को प्राप्त कर लिया था। वह दृश्य जब वे दोनों पहली बार मिले थे, आज भी सेलेस्ट के मन में ताज़ा था। वह चीज़ उनके पहली बार मिलने के क्षण ही हुई थी। चैप्टर 1988। फिर उसकी अलूरिंग बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब वह साहिल को मारना भी चाहती थी। इसके बाद सब कुछ सेलेस्ट की कल्पना से परे हो गया था। ये सिर्फ इसलिए दोहराता रहा ताकि वह अपनी अलूरिंग बॉडी को नियंत्रित कर सके। हर बार जब ऐसा होता, सेलेस्ट अपनी माइंड पावर को तेजी से बढ़ते हुए महसूस कर सकती थी। शुरुआती प्रतिरोध से लेकर धीरे धीरे खुद को जाने देने, स्वीकार करने और अंत में पूरी प्रक्रिया का धीरे धीरे आनंद लेने तक, उसकी अलूरिंग बॉडी के सक्रिय होने से सेलेस्ट की साधना की गति धीमी हो गई, लेकिन इसने उसे अपनी माइंड पावर को तेजी से बढ़ाने का तरीका खोजने की अनुमति भी दी। हो सकता है कि साहिल और मजबूत हो गया हो, लेकिन अभी आइस कैविन में उसकी माइंड पावर अचानक बहुत बढ़ गई थी। सेलेस्ट का मानना था कि वह निश्चित रूप से सेंट रेल्म तक पहुंच जाएगी। साहिल की मदद से इस बाधा को पार करने में उसे देर नहीं लगेगी। इरिडेसेंट सेक्ट के 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स ने गौर किया कि साहिल ने सेलेस्ट को कैसे संबोधित किया। उसने वास्तव में सेलेस्ट को नाम से पुकारा। क्या वह सेलेस्ट जितना बुरा नहीं है? यह असंभव है ना? क्या इतना युवा ट्रू सेंट अस्तित्व में है? मेरे दोस्त, सेलेस्ट ने वास्तव में सेक्ट के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए मैंने उसे आइस कैविन भेजा। उसकी टीचर के रूप में मैंने उसे इतने वर्षों तक पढ़ाया है और मुझे भी दुख है कि मुझे ऐसा करना पड़ा, एरन ने कहा। ओह, तो मुझे बताओ, सेलेस्ट ने क्या गलत किया? क्या तुम सेंट नेक को नाराज करने से नहीं डर रही थी, जिसकी वजह से तुमने सेलेस्ट को आइस कैविन में निर्वासित कर दिया?
तुमने सेलेस्ट पर कुछ मनगढ़ंत आरोप भी लगाए, साहिल के क्लोन ने उपहास किया। क्या मजाक है? नेक एक ऐसा आदमी है जिसने अभी अभी सेंट रेल में प्रवेश किया है। वह महज एक चींटी है, तो क्या तुम्हें लगता है कि हम उससे डरेंगे? भले ही साहर खुद आता तो भी वह इरिडेसेंट सेक्ट में इतनी लापरवाही से व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करता। इस बार अर्सथी जो बोली, तो फिर तुमने सेलेस्ट को आइस कैवन में क्यों भेजा? सेलेस्ट इरिडेसेंट सेक्ट की 7 उच्च पुजारिनों की प्रमुख और सेक्ट द्वारा प्रशिक्षित उत्तराधिकारी के रूप में उसे किसी भी पुरुष के साथ संपर्क रखने की अनुमति नहीं थी। यह उसकी विशेष काया के कारण है। एक बार पुरुष के संपर्क में आने पर उसकी काया क्षतिग्रस्त हो जाएगी, उसकी साधना की गति तेजी से गिर जाएगी और वह एक प्रतिभाशाली से महज एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएगी। बाहर एक मिशन से लौटने के बाद सेलेस्ट की काया क्षतिग्रस्त हो गई थी। वह इतने वर्षों की सेक्ट की साधना में विफल रही है और उसने सेक्ट के संसाधनों को बर्बाद कर दिया है। अब उसके सेंट बनने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए मैंने उसे दीवार का सामना करने और उसने जो किया है उसके बारे में सोचने के लिए आइस कैवन भेजा, एरा ने समझाया। यदि नकाबपोश आदमी की महान ताकत नहीं होती तो वह खुद को स्पष्ट करने की जहमत भी नहीं उठाती। अब जब वह एक मजबूत सेक्रेट सेंट की पूर्ण शक्ति के सामने थी तो उसका कोई भी अन्य दृष्टिकोण इतना कमजोर और शक्तिहीन लग रहा था। इसलिए वह केवल पहले हार मान सकती थी और आइस सोल एक्सकैलिबर को रखने का रास्ता खोजने की कोशिश कर सकती थी। कीमत चाहे जो भी हो, यह इसके लायक होगा। बहनों का काम पूरा होने के बाद वे मास्टर और डिसाइपल से बदला लेंगी जब समय आएगा। वह महज एक सेक्रेट सेंट है। एरा का स्पष्टीकरण सुनने के बाद साहिल कुछ देर के लिए मौन हो गया। सेलेस्ट की अलूरिंग बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला आदमी वही था, है ना? उसे उम्मीद नहीं थी कि इससे सेलेस्ट पर इतनी मुसीबत आएगी। फिर भी शुरुआत में जो हुआ वह साहिल की गलती भी नहीं थी। वह इसे नियंत्रित नहीं कर सका। अस्पष्ट रूप से वह कल्पना में खींचा चला गया। साहिल मुड़ा और सेलेस्ट की ओर देखा। उसने देखा कि दूसरी पार्टी शर्मा रही थी। फिर उसने अपनी आंखें हटा लीं, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। फिर साहिल मुड़ा और एरा को अमित्र आंखों से घूरने लगा। उसने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़ी डायन, मैंने अभी कहा कि भले ही सेलेस्ट गलत थी, तुम उसे सजा नहीं दे सकती। मेरे दोस्त, क्या तुम्हारा ऐसा कहना थोड़ा अनुचित नहीं है? सेलेस्ट मेरी शिष्या और इरिडेसेंट सेक्ट की एक एल्डर है। चूंकि उसने सेक्ट के प्रशिक्षण को स्वीकार किया है, उसे सेक्ट के नियमों का पालन करना चाहिए और उन्हीं नियमों के अनुसार सजा दी जानी चाहिए। एरा ने अपनी भौहें सिकुड़ी। मुझे इरिडेसेंट सेक्ट के अन्य लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन तुम सेलेस्ट को सजा नहीं दे सकती। मुझे परवाह नहीं है कि तुम उसकी मास्टर हो। तुम उसकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकती, भले ही तुम उसकी माँ ही क्यों ना हो। एरा अवाक रह गई। यदि केवल साहिल अकेला होता तो बहनें बहुत पहले ही साहिल को नीचे गिरा देती। हालांकि इस बच्चे का मास्टर उस पर नजर रख रहा था, तो किसकी कुछ करने की हिम्मत होगी? चैप्टर 1989। साहिल की अनुचित टिप्पणियों ने चारों बहनों को क्रोधित कर दिया। हालांकि पागल होने के बावजूद उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। इसके विपरीत इसने इरिडेसेंट सेक्ट के सदस्यों को ईर्ष्यालु महसूस कराया। चूंकि वे इरिडेसेंट सेक्ट की सीनियर बन सकती थीं, इसका मतलब था कि इन महिलाओं के पास स्टार किंगडम में शीर्ष स्तर की प्रतिभा और रूप था। भले ही उनमें से अधिकांश थोड़ी बड़ी दिखती थीं, फिर भी वे आकर्षक थीं। वे युवा और अज्ञानी लड़कियों की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थीं। एक बड़ी उम्र की महिला के रूप में कौन एक अच्छा घर नहीं चाहेगी? यदि उनके पास साहिल जैसा कोई पुरुष होता जो उन्हें पाने के लिए इरिडेसेंट सेक्ट के माध्यम से अपना रास्ता बनाता, तो वे शायद सो जाने के बाद भी मुस्कुराहट के साथ जागतीं। तुम बूढ़ी डायन, मेरा अपना समय तुमसे बात करने में बर्बाद करने का मन नहीं है। सेलेस्ट ने कहा कि आज से वह इरिडेसेंट सेक्ट छोड़ देगी और अब तुम्हारी शिष्या नहीं रहेगी, इसलिए उसे अब और परेशान मत करना। अन्यथा मेरे प्रति अभद्र होने का दोष मत देना, साहिल के क्लोन ने चेतावनी दी। एरा ने अन्य 3 लोगों की ओर देखा। उसने देखा कि उन सभी ने थोड़ा सिर हिलाया, इसलिए उसने उत्तर दिया, मेरे दोस्त, सेलेस्ट बचपन से ही इरिडेसेंट सेक्ट में पली बड़ी है और उसने सेक्ट के बहुत सारे संसाधनों का उपभोग किया है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे इस तरह ले जाना अनुचित है? तो तुम क्या चाहती हो? क्या तुम लड़ना चाहती हो? मैं वह कर सकता हूँ। तुम्हारे मास्टर एक मजबूत सीक्रेट सेंट हैं, इसलिए हम बहनें स्वाभाविक रूप से उनका मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ, चूंकि तुम मुझे हरा नहीं सकती, मैं सेलेस्ट को ले जा रहा हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? साहिल के क्लोन ने उपहास किया। तुम सेलेस्ट को ले जा सकते हो, लेकिन एरा बोलने में हिचकिचाई। लेकिन क्या? साहिल ने सोचा। लेकिन तुम्हें आइस सोल एक्सकैलिबर छोड़नी होगी। यह इरिडेसेंट सेक्ट का खजाना है, इसलिए तुम इसे नहीं ले जा सकते, लेकिन मैं तुम्हारी अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हूँ। एरा के बोलना खत्म करने के ठीक बाद एक भारी आवाज सुनाई दी। तो इसे आइस सोल एक्सकैलिबर कहा जाता है ना? कितना अच्छा नाम है। हाँ, कितना अच्छा नाम है। साहिल बोलने वाला व्यक्ति था।
उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ बदल ली ताकि वह क्लोन से थोड़ा अलग लगे। बूढ़ी डायन, यदि तुम आइस सोल एक्सकैलिबर वापस चाहती हो तो तुम्हें मेरे मास्टर से पूछना होगा। मैं उनके लिए फैसला नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुम्हें पहले याद दिलाना होगा कि मेरे मास्टर के हाथ जो भी खजाना लगता है वे उसे कभी वापस नहीं करते, इसलिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। साहिल मुस्कुराया। एरा जानती थी कि दूसरी पार्टी केवल सही बातें कर रही है, हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बहनों के लिए आइस सोल एक्सकैलिबर का महत्व स्वतः स्पष्ट था, इसलिए वह केवल साहिल की ओर देख सकी। माय लॉर्ड, आइस सोल एक्सकैलिबर मेरे सेक्ट का खजाना है, इसलिए कृपया इसे मुझे लौटा दें। यदि आपकी कोई अन्य मांग है तो हम उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम मेरे साथ शर्तें तय करने के योग्य नहीं हो। क्या तुमने नहीं सुना कि मेरे शिष्य ने क्या कहा? मेरे हाथ में आया खजाना मैं कभी वापस नहीं करता, और भले ही मेरी अन्य मांगें हों, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उनके बदले में इस तलवार की आवश्यकता है? यदि तुम सहमत होने की हिम्मत नहीं करती हो तो मैं बस तुम्हें मार दूंगा, ये कितना सरल है। साहिल ने भारी आवाज में उत्तर दिया। उसके शब्दों ने एरा और उसकी बहनों को पूरी तरह से कुचल दिया। वे चारों केवल साहिल को घूर सकीं। उनकी आंखें गुस्से से भरी थीं, लेकिन वे इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थीं। यदि उनकी निगाहें मार सकती तो साहिल न जाने कितनी बार मर चुका होता। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? साहिल ने कई लोगों की क्रोधित आंखों की ओर देखते हुए मजाक किया। माय लॉर्ड, आप मजाक कर रहे होंगे। हमारी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। यदि आपको आइस सोल एक्सकैलिबर पसंद है तो आप इसे ले जा सकते हैं। जब तक आप चाहें आप यहाँ की हर चीज़ ले सकते हैं, सबसे कम उम्र की रेप्यूटेबल एल्डर जियाडा ने उत्तर दिया। आइस सोल एक्सकैलिबर एक सीक्रेट सेंट के हाथों में पड़ गई थी, इसलिए वे हार मानने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। वे साहिल को क्रोधित नहीं कर सकते थे। यदि साहिल कार्रवाई करता तो परिणाम अकल्पनीय होते। एम्फ, साहिल ने मुखौटे के माध्यम से चारों की ओर तिरस्कार से देखा। यदि सेलेस्ट और नोवा का सम्मान न होता तो उसने उन बूढ़ी औरतों को सबक सिखाया होता। कितनी अनादर करने वाली महिला है। एक टीचर के रूप में उसने अपनी शिष्या की रक्षा नहीं की बल्कि दूसरों की मदद की। साहिल, चलो चलते हैं। जी मास्टर, साहिल के क्लोन ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। साहिल ने क्लोन और सेलेस्ट के पास जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। फिर उसने स्पेस को चीर दिया और अंदर चला गया। चलो सेलेस्ट। चैप्टर 1990। क्लोन के बोलना खत्म करने के बाद वह साहिल के पीछे पीछे चला गया। सेलेस्ट ने पहले क्रोधित 4 रेप्यूटेबल एल्डर्स को देखा और फिर दूर खड़ी नोवा और इरिडेसेंट सेक्ट के अन्य सदस्यों को देखा। बिना एक शब्द बोले उसने स्पेस क्रैक में प्रवेश किया। इस घटना के बाद से वह अब इस जगह की नहीं रही, वह जगह जहां वह लगभग 2000 वर्षों तक रही थी। अगर वह कहती कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ तो वह झूठ बोल रही होती। पूरी प्रक्रिया काफी धीमी थी। एरा और उसकी बहनें केवल देख सकती थीं, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की हिम्मत नहीं की, भले ही उनके दिलों में आग जल रही थी। उन्हें डर था कि यदि वह नाराज हुआ तो दूसरी पार्टी उन्हें मार डालेगी। एक सीक्रेट सेंट का गुस्सा ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे अब सह सकें। चाहे आइस सोल एक्सकैलिबर कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, यह उनके जीवन जितनी महत्वपूर्ण नहीं थी। जब तक वे काम पूरा करने के लिए जीवित रहेंगे उनके पास वापसी करने का मौका रहेगा। हालांकि यदि वे मर गए तो सब खत्म हो जाएगा। स्पेस क्रैक बंद हो गया। चारों बहनें एक दूसरे की ओर देखकर रोशनी की 4 किरणों में बदल गईं और फॉरबिडन एरिया में लौट गईं। आइस सोल एक्सकैलिबर ले जाने वाले एक सीक्रेट सेंट के आगमन के बाद कई लोगों ने संकट की तीव्र भावना महसूस की। स्टार किंगडम में अराजकता निकट थी। अंधेरे में छिपे कुछ शक्तिशाली लोग एक एक करके बाहर आ गए। केवल उन चारों की ताकत के साथ उनके लिए अपनी रक्षा करना मुश्किल हो सकता था। उन्हें काम की प्रगति तेज करनी थी। चारों रेप्यूटेबल एल्डर्स के जाने के बाद नोवा और इरिडेसेंट सेक्ट के सदस्यों ने राहत की सांस ली। वे अभी भी थोड़े डरे हुए थे कि कहीं रेप्यूटेबल एल्डर्स अपना गुस्सा उन पर न निकाल दें। सभी की निगाहें उस क्षेत्र पर टिकी थीं जहां से सेलेस्ट गायब हुई थी। उनकी आंखें ईर्ष्या से भरी थीं। कोई भी देख सकता था कि एल्डर रेड का उस युवा ट्रू सेंट शक्तिशाली व्यक्ति के साथ असामान्य संबंध था, वरना वह उसे बचाने के लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाता। इसके अलावा वह अपने मास्टर को भी यहाँ ले आया। क्या कोई सीक्रेट सेंट इतनी आसानी से बाहर आ जाएगा? भले ही वह व्यक्ति शिष्य हो, यह आसान नहीं होगा। सदस्य स्पष्ट रूप से साहिल की पहचान का अंदाजा लगा सकते थे। वह निश्चित रूप से वही ट्रू सेंट होना चाहिए जो इस दौरान अचानक सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट पर प्रकट हुआ था। नेक की मौत के पीछे शायद वही था और इसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से एल्डर रेड का बदला लेना था। हर कोई जानता था कि नेक कुछ समय तक इरिडेसेंट सेक्ट में रहा था और उसका लक्ष्य एल्डर रेड थी। फिर नेक ने वीआईपी क्षेत्र में कार्रवाई की। अंत में रेप्यूटेबल एल्डर एरा ही इसकी देखभाल के लिए आगे आईं। उसके बाद एक ट्रू सेंट और एक सीक्रेट सेंट मास्टर थे। एल्डर रेड ने आखिरकार सफलता पाने के लिए सभी परेशानियों और कठिनाइयों को दूर कर दिया।
एक महिला के रूप में कौन ऐसा समर्थक नहीं ढूंढना चाहता था जो काफी मजबूत हो। सब लोग अब वापस जाओ, नोवा ने कहा। जी लेडी ड्रीम, सभी सीनियर्स के जवाब देने के बाद वे अलग अलग चले गए। नोवा भी तेजी से एक दिशा में भागी। उसकी मंजिल वह आंगन था जहां सीलिया और अन्य रहते थे। वह जानती थी कि साहिल एल्डर रेड को बचाने के बाद निश्चित रूप से नहीं जाएगा। वह निश्चित रूप से पहले सीलिया और अन्य लोगों के पास जाएगा। अध्याय 1991। साहिल के मुख्य रूप ने अपनी क्लोन और सेलेस्टे के साथ स्पेस क्रैक में प्रवेश करने के बाद वह सीधे कई स्पेस बैरियर्स को फाड़कर 8 आयामी स्पेस में चला गया। ये वह जगह थी जहां केवल सेक्रेट सेंस ही पहुंच सकते थे। 8 आयामी स्पेस में क्लोन गायब हो गई और मुख्य शरीर ने भी अपना मास्क उतार दिया। सेलेस्टे, चलो सेलिया और बाकी लोगों को लेने जाते हैं, फिर हम यहाँ से निकलेंगे, साहिल ने कहा। ठीक है, सेलेस्टे ने सिर हिलाया। अब से उसके पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए वह साहिल के साथ ही रह सकती थी। जहां साहिल जाएगा वहां वह भी जाएगी। हालांकि सेलेस्टे के पास एक और काम था। वह था अपनी आकर्षक बॉडी की समस्या को सुलझाना। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो साहिल और वह कभी भी। जब वह इस बारे में सोचती थी तो सेलेस्टे का चेहरा जलने लगता था। जब कोई औरत सारी अपनी ध्यान किसी एक मर्द पर लगा देती है तो वह अपनी सारी संकोच और अलगाव को छोड़ देती है। साहिल ने सेलेस्टे में हुए बदलाव को नहीं देखा। उसने सेलेस्टे को उस आंगन में ले जाया जहां सेलिया और बाकी लोग रहते थे, स्पेस को फाड़ा और बाहर निकल आया। महिलाएं आंगन में इकट्ठी थीं। जब उन्हें अभी अभी का दबाव महसूस हुआ था तो उन्हें पता था कि सेक्ट में कुछ हुआ है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ है। यह ऐसी चीज भी नहीं थी जिसके बारे में वे पूछ सकती थीं। इसलिए वे यहाँ आज्ञाकारी बनी रही। जब मौका मिलेगा तो वे फिर से मास्टर से पूछेंगी। स्पेस क्रैक का अचानक प्रकट होना सबको चौंका गया। सेलेना, मिया और एस्ट्रिड, 3 सबसे शक्तिशाली महिलाएं, जल्दी से आगे खड़ी हो गईं और बाकी लोगों को पीछे सुरक्षित रखा। उनकी नज़रें सामने वाले स्पेस क्रैक पर टिकी हुई थीं। तीनों को पता था कि जो कोई भी स्पेस क्रैक फाड़ सकता है वह कम से कम इटर्नल रियल्म का होगा। तो वे इसका सामना कैसे करेंगी? बाकी महिलाएं भी बहुत घबराई हुई थीं। वे बहुत डर रही थीं कि क्या इरिडेसेंट सेक्ट के दुश्मन आ गए हैं और उन्हें सबको ले जाएंगे। अगर साहिल वापस आएगा तो उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन जब सबने स्पेस क्रैक से निकलने वाले व्यक्ति को देखा तो वे तुरंत टूट पड़ीं। साहिल, साहिल, मास्टर, सब चिल्ला रही थीं और चीख रही थीं। वे सब एक साथ साहिल के पास दौड़ पड़ीं। फिर उनकी आंखों में आंसू भर आए और जल्द ही वे रोने लगीं। इस दौरान वे साहिल को लेकर बहुत चिंतित थीं। वे डर रही थीं कि साहिल को बाहर कहीं कोई हादसा न हो जाए। अब जब वह सुरक्षित वापस आ गया था तो सबकी चिंता खत्म हो गई। सॉरी सबको, मैं देर से आया, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। अगर इस दुनिया में कुछ था जो उसे चिंता करने लायक था तो वह ये महिलाएं थीं, पृथ्वी पर अपनी आंटियों के अलावा। ताकत, पहचान और पद साहिल के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे। वह अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश इसलिए करता था ताकि वह अपने आसपास के लोगों को किसी नुकसान से बचा सके। तुम सुरक्षित वापस आ गए, यही काफ़ी है, सेलिया ने साहिल को गले लगाते हुए और उसके सीने पर सिर रखते हुए बुदबुदाया। साहिल ने सेलिया का सिर सहलाया और उसे चुपचाप इस तरह पकड़े रहा। मात्र 10 सेकंड बाद सेलिया ने सिर उठाया, लाल आंखों से साहिल को देखा और फिर उसे धक्का देकर अलग कर दिया। अध्याय 1992। हालांकि उसके पास साहिल से कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वहां इतने लोग मौजूद थे। सब साहिल को लेकर चिंतित थे, इसलिए वह बहुत स्वार्थी नहीं बन सकती थी। जैसे ही सेलिया साहिल की बाहों से अलग हुई, सैंडी फिर से उनमें कूद पड़ी। बूहू, साहिल, तुम इतने दिनों से वापस नहीं आए, मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया। सैंडी रोते हुए बोली। मैं ठीक हूँ सैंडी, रो मत, मैं इतना मजबूत हूँ, मुझे क्या हो सकता है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। फिर साहिल ने एक एक करके सबको सांत्वना दी। पल, सॉरी मैंने तुम्हें चिंता में डाला। पल रोती रही और सिर हिलाती रही। प्रिंसेस, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। साहिल, चूंकि यह मेरा चुनाव है और मैं कभी पछताऊंगी नहीं, प्रिंसेस एस्ट्रिड ने गंभीरता से कहा। मिया, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। मास्टर साहिल, ऐसा मत कहिए, हम सब बहनें हैं और हम बस एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आखिर में सेलेना की बारी आई। लेना, सबकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद, साहिल ने दिल से शुक्रिया अदा किया। सेलेना ने उसके जाने के बाद सबकी रक्षा और सिखाने की जिम्मेदारी ली थी और साहिल इसके लिए बहुत आभारी था। साहिल, तुम जो करना चाहते हो वो करो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ, जब तक मैं हूँ, मैं किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, सेलेना ने शांति से कहा। वह वहाँ सबसे शांत थी। न उसने रोया और न ही बहुत उत्तेजित हुई। हालांकि उसकी आंखों में खुशी छिप नहीं पा रही थी। क्या वह उत्साहित नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन अपनी प्रकृति के कारण वह सैंडी की तरह भावुक नहीं हो सकती थी।
हालांकि सेलेना ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो उसने कहा वह सीधे साहिल के दिल तक पहुंचा। धन्यवाद, साहिल ने उसे गले लगाते हुए फुसफुसाया। सेलेना ने आंखें बंद कर आनंद लिया। ये पहली बार था जब साहिल ने खुद पहल करके उसे गले लगाया था। जब सब धीरे धीरे शांत हुए तो उन्होंने किसी और को मुस्कुराते हुए देखा। सेलेस्टे, तो तुम्हें सेक्ट ने रिहा कर दिया। सेलेस्टे, बहुत अच्छा हुआ कि तुम आखिरकार यहाँ आ गईं। सेलेस्टे, मुझे पता था तुम ठीक हो जाओगी। महिलाएं सेलेस्टे को घेर कर लगातार बातें करने लगीं। उन्हें लगा कि आज स्टार किंगडम में आने के बाद का सबसे खुशी का दिन है। न सिर्फ साहिल सुरक्षित वापस आ गया, बल्कि सेलेस्टे भी रिहा हो गई। सेलेस्टे मिल्की वे से स्टार किंगडम तक के रास्ते में इन महिलाओं के बहुत करीब आ गई थी। यहाँ तक कि इरिडेसेंट सेक्ट में आने के बाद जब उसे आइस कैवन में निर्वासित कर दिया गया, तब भी उसने पहले सबके लिए इंतजाम किया था। इसलिए सब उसकी आभारी थीं। महिलाओं के साथ घुल मिलना बहुत आसान होता है। तुम सबकी चिंता के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी बाहर आ जाऊंगी। ये सब साहिल की वजह से हुआ। अगर वह नहीं होता तो मैं अभी भी आइस कैवन में होती, सेलेस्टे ने मुस्कुराते हुए कहा। साहिल, सेलेस्टे, बहुत अच्छा हुआ कि हम आखिरकार फिर से एक साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे, सेलिया ने खुशी से कहा। चिंता मत करो, अब से कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। साहिल ने सेलिया का सिर थपथपाते हुए प्यार से जवाब दिया। फिर सब ने साहिल और सेलेस्टे को कुछ कुछ बताना शुरू किया। थोड़ी देर बाद खट 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 आंगन के दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया। नोवा, अंदर आ जाओ, साहिल ने अभिवादन किया। नोवा के आने से पहले ही साहिल ने उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। अगर यह नोवा नहीं बल्कि कोई और होता तो साहिल पहले ही सभी महिलाओं को लेकर वहां से चला जाता। अध्याय 1993। नोवा ने दरवाजा खोला और अंदर आए। मास्टर, सेलेना ने सबसे पहले सम्मान से अभिवादन किया। मास्टर, बाकी महिलाओं ने भी एक के बाद एक नोवा को अभिवादन किया। इतने विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आई हूँ। तुम्हारी मास्टर के रूप में मुझे तुम्हें ज्यादा समय सिखाने का मौका नहीं मिला और इसके लिए मुझे शर्मिंदगी है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। इरिडेसेंट सेक्ट की हेड होने के नाते मुझे पूरे सेक्ट के मामलों को संभालना पड़ता था, इसलिए उम्मीद है तुम मुझे माफ कर दोगी, नोवा ने माफी मांगते हुए कहा। उसे पता था कि साहिल निश्चित रूप से यहाँ इन लड़कियों को लेने आएगा, इसलिए वह आए और अलविदा कहने आए। इस अलगाव के बाद उसे नहीं पता था कि उनकी अगली मुलाकात कब होगी। नोवा को इन महिलाओं से काफी लगाव हो गया था। मास्टर, ऐसा मत कहो, तुमने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा है। हाँ, हम इस जिंदगी में तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलेंगी। तुम हमेशा हमारी मास्टर रहोगी। इस समय साहिल भी आगे आया और धन्यवाद देते हुए बोला, नोवा, सेलिया और बाकी लोगों की ओर से इस दौरान उनकी देखभाल के लिए धन्यवाद। साहिल, ये लड़कियां मेरी शिष्या हैं, इसलिए मुझे जो करना चाहिए था वो मैंने किया। साथ ही मुझे वे बहुत पसंद हैं, नोवा ने जवाब दिया। फिर भी तुमने मेरे सबसे मुश्किल समय में मदद का हाथ बढ़ाया। मैं, साहिल खुराना, कृतघ्न नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अगर भविष्य में तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस कहना, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की, साहिल ने वादा किया। धन्यवाद। नोवा के अंदर खुशी थी। साहिल अब पहले वाला नहीं रहा। उस समय वह बस एक युवा था जो अभी अभी इटर्नल रियल में प्रवेश किया था। अब वह सीक्रेट सेंट था, स्टार किंगडम के शीर्ष पर खड़ा व्यक्ति। ऐसे मजबूत व्यक्ति का वादा मिलना नोवा के लिए बहुत फायदेमंद होगा, खासकर जब वह इरिडेसेंट सेक्ट के रहस्यों को जानना चाहती थी। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए साहिल जैसे सीक्रेट सेंट की मदद और भी जरूरी थी। लेडी ड्रीम, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, है ना? मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर तुम उन्हें स्वीकार कर लोगी तो पछताओगी नहीं, सेलेस्टे ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में, एल्डर रेड, अच्छा हुआ कि मैंने ये वादा किया, वरना अब मुझे पछतावा होता, नोवा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बिल्कुल, अगर एरा ने मुझे आइस कैवन में नहीं भेजा होता तो मैं उन्हें लेकर खुद सिखाती। तुम्हें मौका ही नहीं मिलता, तो फिर मुझे इस मौके के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, हमारा रिश्ता इतना अच्छा है। चालाक लड़की, दोनों का रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है। पहले भी जब वे अकेले होती थीं तो मजाक करती थीं। अब भी जब सेलेस्टे ने इरिडेसेंट कॉन्टिनेंट छोड़ दिया है तब भी यह उनके रिश्ते पर असर नहीं डाल पाया। जब सब खुशी खुशी बातें कर रहे थे, एरा और उसकी बहनें इरिडेसेंट सेक्ट के फॉरबिडन एरिया के नीचे वाली गुफा में आईं। जैसे ही वे वहां पहुंची, चारों ने एक साथ घुटनों पर बैठकर अपनी चोटों से उबरना शुरू किया। जब साहिल ने अपनी सीक्रेट सेंट एनर्जी दिखाई थी तो चारों लगभग साहिल के संपर्क में आ गई थीं। इतनी नज़दीकी पर पीक ट्रू सेंट के लिए भी सीक्रेट सेंट की विस्फोटक एनर्जी का सामना करना भारी पड़ता है। चारों के आंतरिक अंग अलग अलग डिग्री तक घायल हो गए थे। थोड़ी देर बाद दो पीक ट्रू सेंट्स, मरीन और उर्सा, पहले जागीं। अध्याय 1994। फुफ,
दोनों ने लगभग एक साथ मुंह से खून उगला। ऐसा करने के बाद उनकी चोटें आखिरकार नियंत्रण में आईं। एक दूसरे को देखकर वे दोनों की आंखों में डर देख सकती थीं। सेक्रेड सेंट वाकई डरावना था। पीक ट्रू सेंट होने के बावजूद वे विरोधी की एनर्जी के विस्फोट का भी सामना नहीं कर पाईं। बेशक साहिल ने उन्हें निशाना बनाया था, जिसके कारण ऐसा हुआ। ट्रू सेंट के लिए सेक्रेड सेंट का निशाना बनाकर किया गया हमला सहन करना असंभव था। अगर साहिल उन्हें मारना चाहता तो यह उसके लिए बहुत आसान होता। सेक्रेड सेंट, स्टार किंगडम की सबसे मजबूत लड़ाकू शक्ति, कोई मजाक नहीं था। उनके लिए सेक्रेड सेंट रैंक से नीचे वाला हर कोई चींटी जैसा था। दो लेट ट्रू सेंट्स, एरा और गियाडा, अभी तक नहीं जागी थीं। उनकी ताकत अपेक्षाकृत कम थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें ठीक होने में ज़्यादा समय लगता। मरीन और उर्सा उनके पीछे आई और उन्हें ठीक करने लगीं। थोड़ी देर बाद फुफ, एरा और गियाडा ने भी मुंह से खून उगला। चारों ने अपनी चोटों को स्थिर कर लिया। हालांकि पूरी तरह ठीक होने में थोड़ा समय और सोच विचार लग सकता था। सेक्रेड सेंट बहुत मजबूत है, हम उसका विरोध बिल्कुल नहीं कर सकते, गियाडा ने सिर हिलाते हुए आह भरी। बिल्कुल, प्राचीन युग में जब सभी हीरो सिंहासन के लिए लड़ते थे तब भी सेक्रेड सेंट युद्ध का सरदार होता था, और अब के युग में तो बात ही क्या, मरीन ने जवाब दिया। वह गद्दार, एरा ने धीमी आवाज में गाली दी। आखिरकार ये सब उसकी वजह से हुआ था। अगर उसने सेलेस्टे को आइस कैबिन में निर्वासित नहीं किया होता तो इतना मजबूत सेक्रेड सेंट कैसे आता। अब तो आइस सोल एक्सकेलिबर भी खो चुके थे। एरा अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि सेलेस्टे इतने युवा ट्रू सेंट से कैसे मिली। उसने तो छिपे हुए सेक्रेड सेंट को भी आकर्षित कर लिया। एरा, मैंने तुमसे पहले कहा था कि सेलेस्टे के साथ ऐसा मत करो, लेकिन तुमने नहीं सुना। हालांकि सेलेस्टे ने गलती की थी, लेकिन उसने उसका प्रायश्चित कर लिया था। अगर उसने दूसरी आकर्षक बॉडी नहीं ढूंढी होती तो हमें पता नहीं कब हमारा काम पूरा होता। हमने सेलेस्टे को तैयार करने में बहुत समय, मेहनत और संसाधन लगाए थे, उर्सा ने शिकायत की। मैं उस समय बहुत गुस्से में थी। हमने इतना समय, इतनी मेहनत और इतने संसाधन लगाए थे सेलेस्टे को लेट सोवरेन रैंकर बनाने में। जब आखिरी कदम पर वह सेक्रेड सेंट बनने की उम्मीद दिखा रही थी तब उसकी आकर्षक बॉडी खराब हो गई। अब हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा, एरा ने जवाब दिया। लेकिन ये सेलेस्टे की गलती नहीं थी। सेलेस्टे स्पष्ट रूप से अभी भी कुंवारी थी। यह मायने नहीं रखता कि वह है या नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी बॉडी खराब हो गई। उसने हमारा समय बर्बाद किया। ठीक है उर्सा, एरा, अब झगड़ा बंद करो। हमें सोचना चाहिए कि अब आगे क्या करना है। गियाडा ने रोका। तीनों ने सबसे बड़ी बहन मरीन की ओर देखा। तुम क्या सोचती हो, मरीन ने पूछा। हम सब कुछ दांव पर लगा दें, चाहे हमें फॉरबिडन टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़े, हम हिचकिचाएंगे नहीं। हमें लॉरेन को जितनी जल्दी हो सके सेंट रियल में ब्रेक थ्रू करवाना चाहिए, तीनों ने एक साथ जवाब दिया। चारों लाखों साल से साथ थीं, इसलिए वे आसानी से सहमति बना लेती थीं। ऐसे महत्वपूर्ण मामले पर वे मूल रूप से एक राय पर पहुंच जाती थीं। चूंकि तुम सब ऐसा सोचती हो तो मैं भी विरोध नहीं करूंगी। मौजूदा स्थिति वाकई अच्छी नहीं है। अब हमें पहले अपनी चोटों से उबरना चाहिए। आखिरकार फॉरबिडन टेक्निक्स इस्तेमाल करने से हमें बहुत नुकसान होगा। जैसे ही हम ठीक होंगे हम फॉरबिडन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोरी की ताकत बढ़ाएंगे, सबसे बड़ी बहन मरीन ने कहा। हाँ मरीन। अध्याय 1995। साहिल ने सेलेस्टे और महिलाओं को नोवा से अलविदा कहने के बाद स्पेस फारकर सबको लेकर वहां से चला गया। सेलिया और बाकी लोगों को सैक छोड़ने का कोई अफसोस नहीं था। उनके दिल में साहिल ही सब कुछ था। साहिल जहां भी जाएगा वे वहां जाने को तैयार थीं। अगर नरक भी जाना पड़े तो भी वे नहीं डरेंगी। वे सबसे ज्यादा डरती थीं कि साहिल उन्हें छोड़कर चला जाए। स्पेस क्रैक बंद होते देख नोवा के दिल में ईर्ष्या थी और साथ ही थोड़ा उदासी भी। अगर संभव होता तो वह भी सैक की हेड नहीं बनना चाहती थी जो सिर्फ कठपुतली थी। दुर्भाग्य से वह सेलेस्टे जैसी नहीं थी। सेलेस्टे को बचपन से ही रेपुटेबल एल्डर एरा ने वापस लाकर पाला था, इसलिए सेलेस्टे अकेली थी। अब उसका एकमात्र रिश्ता भी उससे मुंह मोड़ चुका था और उसे मारने की कोशिश भी की थी। बेशक वह सब कुछ छोड़कर बिना हिचकिचाहट के चली गई। इसके उलट नोवा ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके पास भी अपना परिवार था। ड्रीम परिवार इरिडेसेंट सेक्ट में एक बड़ा परिवार था। पूरे परिवार की डायरेक्ट और कोलेटरल लाइंस मिलाकर लाखों लोग थे और नोवा अकेले सेक्ट की हेड बनकर उन्हें संभाल रही थी। अगर वह हेड नहीं रहती तो ड्रीम परिवार को भी भारी झटका लगता। सबसे अच्छे हाल में वह इरिडेसेंट सेक्ट से इतने संसाधन नहीं ले पाती। तब पूरे परिवार से उसे दोषी ठहराया जाता। इस दुनिया में जो भी रहता है, चाहे वह मजबूत हो या कमजोर, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज़ादी रखता है। फिर भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से जो चाहें कर सकें। यहाँ तक कि शीर्ष पर खड़े सेक्रेड सेंट्स भी ऐसा नहीं कर पाते, तो फिर वह जैसी चींटी के लिए क्या बात थी। नोवा ने आह भरी, फिर वह तेजी से मुड़कर चली गई।
चूंकि साहिल ने वादा किया था कि वह फॉरबिडन एरिया के रहस्यों को जानने में मदद करेगा, तो वह निश्चित रूप से फ्री होने पर वापस आएगा। अगर साहिल की ताकत सिर्फ ट्रू सेंट होती तो नोवा को थोड़ी चिंता होती, लेकिन अब जब वह सीक्रेट सेंट था तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चारों रेपुटेबल एल्डर्स कितने भी साल जीते हों और उनके पास कितने भी ट्रम्प कार्ड हों, वे साहिल जैसे सीक्रेट सेंट को रोक नहीं सकते थे। पूर्ण ताकत के सामने योजनाएं और चालें बेमानी थीं। साहिल ने महिलाओं को सेंट्रल सीक्रेट कॉन्टिनेंट में ले जाकर एक अपेक्षाकृत दूरस्थ छोटे ट्रेडिंग एरिया में बसा दिया। अपनी आंशिक प्रीडिटी ताकत के साथ जब उसकी माइंड पावर पूरी तरह सक्रिय होती थी, तो स्टार किंगडम में कोई उसे मॉनिटर या फॉलो नहीं कर सकता था बिना पकड़े गए। इसलिए यहाँ पूरी तरह सुरक्षित था। इसके बाद साहिल के पास काम था। वह फेलोज परिवार की इस जीवन मरण की संकट को हल करने में मदद करेगा। उसने फेलोज परिवार से वादा किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा। इसके अलावा फेलोज परिवार ने उसकी बहुत मदद की थी। फेलोज परिवार के बिना साहिल की ताकत इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। उपर्युक्त सभी कारणों से वह फेलोज परिवार को खत्म होते देख नहीं सकता था। अगर यह डर न होता कि सेलिया और बाकी लोग इरिडेसेंट सेक्ट में रहने पर चारों बूढ़ी औरतों द्वारा पकड़े जा सकते हैं, तो साहिल उन्हें अस्थायी रूप से इरिडेसेंट सेक्ट में रहने देता। वह फेलोज परिवार की परेशानियां सुलझाने के बाद उन्हें लेने आता, लेकिन चारों बूढ़ी औरतों को चोट पहुंचाने के बाद साहिल सेलिया और बाकी लोगों को वहां रखने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि उन्हें पकड़े जाने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी वह इस पर दांव नहीं लगा सकता था। जस्ट इन केस उन्हें लेकर जाना बेहतर था। इस दौरान साहिल ये भी सोच रहा था कि आगे उसे क्या करना चाहिए। उसकी ताकत अब स्टार किंगडम के शीर्ष पर थी और कोई भी उसका विरोधी नहीं था, लेकिन स्टार किंगडम में उसका रास्ता भी खत्म हो चुका था। अगर सिस्टम अपडेट नहीं होता तो उसकी ताकत नहीं बढ़ सकती थी। अगर वह आगे बढ़ना चाहता था तो उसे उच्च सभ्यता में जाना पड़ता। केवल लेवल 8 या 9 सभ्यता के संपर्क में आने और सिस्टम अपडेट को उत्तेजित करने के बाद ही वह अपनी मौजूदा रैंक से आगे बढ़कर सच्चे डिवाइन रियल्म तक पहुंच सकता था। हालांकि साहिल के चरित्र के अनुसार वह ताकत और पद के पीछे इतना पागल नहीं था। अध्याय 1996। इसके अलावा इतने सारे लोगों को साथ ले जाना असुविधाजनक होता। लेवल 8 या 9 सभ्यता में उसकी ताकत फिर से सबसे नीचे होती और उसे स्टार किंगडम में आने पर जो किया था वही दोहराना पड़ता। वह खुद को और सबको फिर से खतरे में डालता। साहिल ऐसा करने को तैयार नहीं था। उसे हर बार फेलोज परिवार जैसा परिवार मिलने की उम्मीद नहीं थी जो सब कुछ दांव पर लगाकर उसकी मदद करता। अगर बीच में कुछ गलत हो गया तो उसे पछताने का मौका भी नहीं मिलता। इसलिए साहिल ने सोचा और फैसला किया कि वह अभी उच्च सभ्यताओं की तलाश नहीं करेगा। वह पहले फेलोज परिवार की परेशानियां सुलझाएगा, फिर वे सेलिया और बाकी लोगों के लिए जरूरी संसाधन इकट्ठा करना शुरू करेंगे। पर्याप्त संसाधन इकट्ठा करने के बाद वह सबको लेकर पृथ्वी वापस जाएगा और वहां शांत जीवन जिएगा। सेलेस्टे की शिक्षा और ढेर सारे संसाधनों की मदद से उन सबको इटर्नल रियल्म में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब वह पर्याप्त आनंद ले लेगा तो वह उच्च सभ्यताओं की खोज करेगा और सिस्टम के रहस्यों को जानने जाएगा। वैसे भी उसके पास अनंत जीवन था, वह कभी भी जा सकता था। हालांकि एक सवाल अभी भी था, क्या सेलेस्टे उनके साथ पृथ्वी जाने को तैयार होगी? आखिरकार यह उसका मूल स्थान था। पृथ्वी उसके लिए पूरी तरह अजनबी जगह थी। अगर सेलेस्टे नहीं जाना चाहेगी तो कौन उन महिलाओं को सिखाएगा? वह निश्चित रूप से नहीं कर सकता था। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन दूसरों को सिखाने के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। शायद वह सेलेना से भी बेहतर नहीं सिखा पाता। सबका ख्याल रखने के बाद साहिल ने सबको अपने विचार बताए और उनकी राय मांगी। स्वाभाविक रूप से किसी ने विरोध नहीं किया। सबने हाथ उठाया और पृथ्वी वापस जाने के पक्ष में बहुत खुश थीं। साहिल के बाल बचने के बाद उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी और वे दोबारा ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना चाहती थीं। पृथ्वी वापस जाना अच्छा होता। क्या स्टार किंगडम आने का उद्देश्य इटर्नल रियल्म में ब्रेक थ्रू करने का मौका पाना और साहिल के साथ हमेशा रहना नहीं था? अगर यह पृथ्वी पर हो सकता था तो अजनबी माहौल में जोखिम क्यों उठाना? न सिर्फ वे अपने परिवार के साथ रह सकती थीं, बल्कि अभ्यास भी जारी रख सकती थीं। साथ ही साहिल भी उनके पास रहता। ये दोनों तरफ से फायदेमंद होता। सब जल्दी से पृथ्वी वापस जाना चाहती थीं। उनकी प्रतिक्रिया साहिल की उम्मीद के मुताबिक थी। जो चीज़ उसे हैरान कर गई वह ये थी कि सेलेस्टे ने भी बिना हिचकिचाहट के सहमति दे दी। इस कारण साहिल ने फिर से पूछने का फैसला किया। जाने से पहले उसने सेलेस्टे को अकेले बुलाया। फिर दोनों एक सुनसान पहाड़ पर गए। साहिल ने पहले बात शुरू की। सेलेस्टे, हम पृथ्वी वापस जा रहे हैं। हमारा मूल स्थान तुम्हारे लिए पूरी तरह अजनबी है, इसलिए अगर तुम नहीं जाना चाहती तो हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। तुम नहीं चाहते कि मैं जाऊं? सेलेस्टे ने उल्टा सवाल किया। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम हमारे साथ वापस चलो।
सेलिया और बाकी लोगों को अभी भी तुम्हारी मार्गदर्शन की जरूरत है। हालांकि मैं अब बहुत मजबूत हूं, लेकिन मुझे सिखाने के बारे में कुछ नहीं पता, साहिल ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी जाऊं सिर्फ उन्हें सिखाने के लिए? बस इतना ही? सेलेस्टे ने साहिल को घूरते हुए फिर पूछा। साहिल कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह सेलेस्टे की आंखों में सीधे नहीं देख पा रहा था और उसे जवाब भी नहीं सूझ रहा था। वह क्या कहता कि वह उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है? उसने अभी तक उस ढेर सारी महिलाओं के साथ अपना उलझा रिश्ता भी नहीं सुलझाया था। दोनों कुछ देर चुप रहे। सेलेस्टे ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, साहिल, सच कहूं तो मेरे पास कहीं जाने की जगह नहीं है। मुझे बचपन में मेरी टीचर ने इरिडेसेंट सेक्ट में वापस लाकर पाला था। मैं वहीं बड़ी हुई और नियमों के अनुसार हमें बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं करने दिया जाता था, इसलिए जिन लोगों को मैं जानती थी वे सब सेक्ट के अंदर के थे। अब जब मैंने सेक्ट छोड़ दिया है तो विशाल स्टार किंगडम में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अंत में सेलेस्टे की आवाज़ थोड़ी नीची हो गई। सेलेस्टे, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो पृथ्वी भविष्य में तुम्हारा मूल स्थान बन सकता है, साहिल ने बिना सोचे कहा। धन्यवाद। अध्याय 1997। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में फेलोज रेजिडेंस। इन दिनों पूरा फेलोज परिवार तनाव में था। समय बीतने के साथ साथ फेलोज परिवार के आसपास और ज्यादा शक्तिशाली लोग इकट्ठे हो रहे थे। फेलोज परिवार के हर व्यक्ति को समझ आ रहा था कि पालमोर परिवार उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दिन नजदीक आ रहा है। हालांकि इंतजार करने के अलावा उनके पास कुछ नहीं था। दो परिवारों की ताकत बिल्कुल एक जैसी नहीं थी, इसलिए वे बस बेबसी से देख सकते थे कि पालमोर परिवार और लोगों को फेलोज रेजिडेंस के आसपास भेज रहा है। पालमोर परिवार ने उन्हें घेर रखा था लेकिन हमला नहीं किया। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि ग्रैंडमास्टर जेनॉन ने अभी तक पूरी तरह से सैंट्स एसोसिएशन पर नियंत्रण नहीं किया था, इसलिए वह फेलोज परिवार के 3 ट्रू सैंट्स से निपटने के लिए हाथ खाली नहीं कर सकता था। दूसरा कारण ये था कि वे फेलोज परिवार का आत्मविश्वास तोड़ना और उनकी लड़ने की शक्ति कम करना चाहते थे। अगर वे सीधे हमला करते तो फेलोज परिवार पूरी जान लगाकर लड़ता। ऐसा होने पर पालमोर परिवार जीत तो जाता, लेकिन उसे भी भारी नुकसान होता। लेकिन अगर वे फेलोज परिवार को घेर कर रखते और पूरे परिवार में निराशा का माहौल बनाते तो फेलोज परिवार के कुछ कमजोर सदस्य निश्चित रूप से इसे सहन नहीं कर पाते। जैसा उम्मीद थी, फेलोज परिवार के कुछ सदस्य जल्द ही पक्ष बदलने लगे। वे चुपके से फेलोज परिवार छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने पालमोर परिवार के शक्तिशाली सदस्यों से संपर्क किया और अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार की जानकारी देने की पेशकश की। बेशक ये पालमोर परिवार की पूरी इच्छा थी। पालमोर परिवार फेलोज परिवार से धोखा देने वाले किसी को भी स्वीकार कर लेता। उन्होंने वादा किया था कि अगर दी गई जानकारी सही हुई तो फेलोज परिवार को खत्म करने के बाद वे जानकारी देने वाले को बख्श देंगे। हालांकि कोई नहीं जानता था कि पालमोर परिवार अपना वादा निभाएगा या नहीं। पालमोर परिवार की कार्रवाइयों से फेलोज परिवार के अंदर से टूटन शुरू हो गई। जल्द ही फेलोज परिवार की 10% से ज्यादा ताकत खो गई। इस समय फेलोज परिवार को होश आया और उन्होंने जल्दी से मीटिंग बुलाई। ट्रू सेंट ग्रैंडमास्टर सीडर मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। अन्य 2 ट्रू सेंट्स जो अभी भी रिकवर कर रहे थे, उनके अलावा बाकी सभी कोर मौजूद थे। फेलोज परिवार की मीटिंग रूम में सीडर ने सामने बैठे फेलोज परिवार के सीनियर्स को अप्रसन्न भाव से देखा। उसे ऐसा परिणाम की उम्मीद नहीं थी। फेलोज परिवार का सदस्य बनकर जो कुछ भी परिवार से मिलता था उसे परिवार के साथ जीना और मरना चाहिए था, न कि जब कुछ बुरा होता है तो सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर कोलेटरल परिवार का सदस्य ऐसा करता तो सीडर समझ सकता था, लेकिन इन धोखेबाजों में कुछ डायरेक्ट वंशज भी थे और कुछ बहुत उच्च पद वाले सदस्य भी थे। सीडर इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। इसका क्या मतलब था? इससे पता चलता था कि फेलोज परिवार की एकजुटता बहुत कमजोर थी। इसके लिए वह, ग्रैंडमास्टर और फेलोज परिवार के सभी सीनियर सदस्य जिम्मेदार थे। सीडर ने भौहें सिकोड़ी। यहाँ मौजूद हर कोई परिवार का कोर है, इसलिए मुझे विश्वास है कि सबको हाल की घटनाओं के बारे में पता है। फेलोज परिवार के ग्रैंडमास्टर के रूप में मुझे बहुत निराशा और शर्मिंदगी हो रही है। ऐसा क्यों हुआ? सबको इस पर विचार करना चाहिए। ग्रैंडमास्टर, मुझे माफ करना। ये सब मेरी गलती है। मैं परिवार का हेड पद छोड़ रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे स्वीकार करेंगे। फेलोज परिवार के हेड डैन फेलोज खड़े होकर अपराधबोध भरे चेहरे से बोले। तुम पद छोड़ना चाहते हो? सीडर अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। इस समय परिवार का हेड पद छोड़ना? जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे मंजूर करेंगे, डैन ने दोबारा पुष्टि की। उसके पास कोई चारा नहीं था। फेलोज परिवार के पास पालमोर परिवार को हराने का कोई मौका नहीं था। आखिर में सिर्फ एक परिणाम होता और वह था परिवार का विनाश। एक बार फेलोज परिवार पर हमला होता तो सेंट्रियल ग्रैंडमास्टर और परिवार का हेड लगभग निश्चित रूप से मर जाते। अगर बाकी लोग सरेंडर करते तो उनकी जान बच सकती थी।
यहाँ तक कि अगर वे पालमोर परिवार के गुलाम बन जाते तो कम से कम जीवित तो रहते। अध्याय 1998। जितना ज्यादा कोई जीता उतना ही ज्यादा वह मौत से डरता। बेशक डैन भी इससे अछूता नहीं था। हे, बहुत अच्छा, फेलोज परिवार के हेड के रूप में तुमने बहुत अच्छा काम किया, सीड ने व्यंग्य से कहा। डैन ने सिर झुका लिया और कुछ बोल नहीं सका। उसने अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। रोआल्ड, इधर आओ, सीड ने तेज आवाज में कहा। ग्रैंड मास्टर क्रीसेंट रोआल्ड खड़ा हुआ। क्या ये वही हेड है जिसे तुमने चुना था? वह युद्ध से पहले पीछे हट रहा है और सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा है। ऐसा व्यक्ति इतने महत्वपूर्ण पद पर कैसे रह सकता है? सीड ने जोर से सवाल किया। मुझे माफ करना ग्रैंड मास्टर, ये सब मेरी निगरानी में कमी की वजह से हुआ। कृपया मुझे सजा दें ग्रैंड मास्टर। रोआल्ड वह सेंट था जो परिवार के बाहर सबसे ज्यादा सक्रिय था, इसलिए वह परिवार के मामलों में भी हिस्सा लेता था। डैन को फेलोज परिवार का हेड बनने के लिए उसकी मंजूरी चाहिए थी। हम्फ, ये सब खत्म होने के बाद मैं तुमसे निपटूंगा। अब परिवार को फिर से व्यवस्थित करने का समय आ गया है। ऐसी परिवार जिसमें एकजुटता नहीं है, वह तूफान कैसे झेल सकता है? सीड के शब्दों ने मौजूद सीनियर्स को स्तब्ध कर दिया। फिर उनकी आंखों में खुशी की चमक आई। सब ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ग्रैंड मास्टर का मतलब क्या था। क्या फेलोज परिवार के लिए अभी भी उम्मीद थी? हालांकि जितना भी सोचते वे समझ नहीं पा रहे थे कि फेलोज परिवार की उम्मीद कहाँ से आएगी। उनका दुश्मन पालमोर परिवार था, स्टार किंगडम की 6 शीर्ष शक्तियों में से एक। अब जेनॉन ने सिड को हराकर सेंट एसोसिएशन का हेड बनने के बाद पालमोर परिवार की प्रतिष्ठा शीर्ष पर पहुंच गई थी। उन्हें स्टार किंगडम की नंबर 1 शक्ति कहना अतिशयोक्ति नहीं थी। चाहे जिस नजरिए से देखें, फेलोज परिवार का पालमोर परिवार से सामना करना मुश्किल था। सबने संदेह भरी नजरों से सीड की ओर देखा। वे ग्रैंड मास्टर से इस बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, सीड ने जारी रखा। चूंकि तुम परिवार के हेड पद से इस्तीफा देना चाहते हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। अब से फेलोज परिवार के हेड का पद अस्थायी रूप से वेलेरियो संभालेगा। मुझे विश्वास देने के लिए धन्यवाद ग्रैंड मास्टर। मैं निश्चित रूप से पूरी कोशिश करूंगा परिवार को गौरव की ओर ले जाने की, वेलेरियो खड़े होकर वादा किया। वेलेरियो के पास वास्तव में फेलोज परिवार का हेड बनने की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, लेकिन चूंकि ग्रैंड मास्टर ने इतने लोगों के सामने कहा था, वह मना नहीं कर सकता था या ग्रैंड मास्टर को शर्मिंदा नहीं कर सकता था। सीड ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। वेल, हालांकि तुम परिवार के हेड बन गए हो, लेकिन तुम्हें अभी भी ट्रेजर ट्रोव का ख्याल रखना होगा। जल्द से जल्द अल्बा को ट्रेन करो और जब वह स्वतंत्र हो जाए तो ट्रेजर ट्रोव उसे सौंप दो। उसने ऐसा करने का एक कारण था। यहाँ तक कि अगर वेलेरियो परिवार का हेड नहीं होता तो भी सीड ट्रेजर ट्रोव अल्बा को सौंपने को तैयार था। ट्रेजर ट्रोव का मालिक अब सिर्फ फेलोज परिवार नहीं था, साहिल और उसके मास्टर के पास भी 45% हिस्सेदारी थी। अल्बा और साहिल के बीच भी अच्छा रिश्ता था, इसलिए ट्रेजर ट्रोव को अल्बा के प्रबंधन में देना सबसे सुरक्षित रणनीति थी। जी हाँ ग्रैंड मास्टर, वेलेरियो ने सम्मान से जवाब दिया। मुझे विश्वास देने के लिए धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। अल्बा भी थोड़ी उत्साहित होकर खड़ी हुई और बोली। तीनों के बीच हुई बातचीत से सीनियर्स को लगा कि शायद फेलोज परिवार के पास मौका है, वरना मौत के कगार पर वे इस बारे में बात करने का मूड कैसे रखते। डैन को उस समय कुछ पछतावा हो रहा था। उसे लगा कि शायद उसने गलती कर दी। अगर परिवार इस संकट से बच गया तो उसके लिए कितना अजीब होगा। जब फेलोज परिवार के सीनियर्स मीटिंग कर रहे थे, तब एक अच्छी तरह से सुसज्जित फ्लीट तेजी से फेलोज परिवार की ओर बढ़ रही थी। हर जहाज पर 2 बड़े शब्द के हुए थे, लॉ एनफोर्समेंट। ये सेंट एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम थी। वे सेंट एसोसिएशन की सबसे अभिजात इकाई थी। अध्याय 1999। फेलोज रेजिडेंस की मीटिंग रूम के अंदर। ग्रैंड मास्टर, क्या आप कह रहे हैं कि हमारे फेलोज परिवार के लिए अभी भी उम्मीद है? आखिरकार फेलोज परिवार के एक सीनियर सदस्य ने पूछा। वेलेरियो और अल्बा को छोड़कर बाकी सभी मौजूद लोगों ने तुरंत उत्सुक नजरों से देखा। यह उनके जीवित रहने से जुड़ा था, इसलिए उन्हें पूरा ध्यान देना था। ग्रैंड मास्टर सीड स्पष्ट रूप से परिवार के भविष्य की व्यवस्था कर रहे थे जब वे ये सब कह रहे थे। अगर फेलोज परिवार का विनाश हो जाता तो उनका भविष्य कहाँ से आता? इसलिए इससे पता चलता था कि ग्रैंड मास्टर के पास अभी भी कोई बैकअप प्लान था। सब उम्मीद करते थे कि परिवार इस आपदा से बच जाए, लेकिन जितना भी दिमाग लगाते वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह छोटी सी उम्मीद कहाँ से आएगी। आखिरकार दुश्मन स्टार किंगडम की नंबर 1 शक्ति थी। क्या तुम सोचते हो कि हम निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे और कोई उम्मीद नहीं है? सीड ने शांति से पूछा। ग्रैंड मास्टर, हम ऐसा सोचना नहीं चाहते, लेकिन दुश्मन बहुत मजबूत है। फेलोज परिवार के सदस्य के रूप में हम स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि परिवार बच जाए।
बहुत सोचने के बाद भी हमें फेलोज परिवार के पालमोर परिवार के खिलाफ लड़ने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा। सही कहा ग्रैंड मास्टर, आप हमें दोष भी नहीं दे सकते। दुश्मन और हमारी ताकत में बहुत बड़ा अंतर है। हम सिर्फ सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार हो सकते हैं और परिवार के साथ अपना भाग्य स्वीकार कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर, अगर आपके पास कोई बैकअप प्लान है तो कृपया हमें बताइए ताकि हम मानसिक रूप से तैयार रहें। जिन्होंने परिवार से धोखा किया उन्होंने निराशा महसूस करने के कारण ऐसा रास्ता चुना। अगर थोड़ी सी भी उम्मीद होती तो मुझे यकीन है वे ऐसा नहीं करते। फेलोज परिवार के मौजूद सीनियर्स ने एक के बाद एक अपनी बात रखी। ठीक है, तुम्हें उन धोखेबाजों का बचाव करने की जरूरत नहीं है। चूंकि उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण समय पर परिवार से धोखा किया, इसलिए उन्हें देशद्रोह के अपराध में सजा मिलनी चाहिए। बैकअप प्लान की बात करें तो बेशक हमारे पास है, लेकिन अभी उसे सार्वजनिक करने का समय नहीं आया। तुम बस इतना जान लो कि फेलोज परिवार का विनाश होने से बहुत दूर है। दुश्मन पालमोर परिवार ही क्यों न हो, सीड ने आत्मविश्वास से कहा। सीड के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर वहां बैठे फेलोज परिवार के सीनियर्स को थोड़ी राहत मिली। यह मायने नहीं रखता कि ग्रैंड मास्टर सच बोल रहा था या सिर्फ सबको शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबसे निराश समय में उन्होंने एक छोटी सी उम्मीद देखी। चिंता मत करो ग्रैंड मास्टर, हम सब फेलोज परिवार के साथ जिएंगे और मरेंगे, वैलेरियो ने जोर से कहा। हम फेलोज परिवार के साथ जिएंगे और मरेंगे। अन्य आवाजें भी उसका साथ देने लगीं। सीड ने सिर हिलाया। इस मीटिंग का उद्देश्य हासिल हो गया था। कितना समय बीता था और परिवार का 10% हिस्सा पहले ही धोखा देकर दुश्मन के साथ जा चुका था। अगर सीड कुछ नहीं करता तो ज्यादा समय नहीं लगता था कि फेलोज परिवार अपने आप ढह जाता। पालमोर परिवार को कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पालमोर परिवार बहुत चालाक था। वे सिर्फ घेराबंदी कर रहे थे लेकिन हमला नहीं कर रहे थे। वे पहले अंदर से फेलोज परिवार की ताकत तोड़ रहे थे। फिर जब आखिर में वे कार्रवाई करते तो वे फेलोज परिवार को बिना ज्यादा मेहनत के हरा सकते थे। उसी समय बूम, मीटिंग रूम का दरवाजा धक्का मारकर खुल गया। फेलोज परिवार का एक सदस्य लड़खड़ाता हुआ मीटिंग हॉल में घुसा और गिरते हुए जोर से चिल्लाया, ग्रैंड मास्टर, माय लॉर्ड, बुरी खबर। क्या हुआ? खड़े होकर बताओ, सीड ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। जो फेलोज परिवार का सदस्य घुसा था वह संघर्ष करके खड़ा हुआ और घबराहट में बोला, ग्रैंड मास्टर, बुरी खबर। बहुत सारे दुश्मन आ रहे हैं। कितने लोग हैं? सीड ने सोचा कि शायद पालमोर परिवार ने अपनी ताकत बढ़ाई है। सटीक संख्या पता नहीं है, सिर्फ एक फ्लीट देखी गई है जो तेजी से फेलोज परिवार की ओर बढ़ रही है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम जाओ। अगली बार मीटिंग रूम में आने से पहले दरवाजा खटखटाना याद रखना। ये स्थिति खास थी, इसलिए मैं तुम्हें जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, समझे? सीड ने गंभीरता से कहा। बिना दस्तक दिए सीनियर मीटिंग में घुसना और बीच में बात काटना बहुत अनुशासनहीनता थी। चाहे कोई भी मौका हो, यह अनुमति नहीं दी जा सकती थी। लगता था कि सीड को परिवार को फिर से व्यवस्थित करना होगा। इस दौरान पालमोर परिवार ने बार बार अतिरिक्त लोगों को भेजा था और फेलोज परिवार को इसकी आदत पड़ गई थी। इसलिए सीड ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अध्याय 2000। अप्रत्याशित रूप से जो फेलोज परिवार का सदस्य घुसा था उसने फिर कहा, ग्रैंड मास्टर, इस बार यह पालमोर परिवार से नहीं है। पालमोर परिवार से नहीं? तो फिर कौन? सीड कुछ हक्का बक्का रह गया। फिर उसने पूछा, तो फिर कौन है? सेंट एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम। क्या? इस नाम को सुनते ही मौजूद फेलोज परिवार के सभी कोर स्तब्ध रह गए। इसमें ट्रू सेंट ग्रैंड मास्टर सीड भी शामिल था। सेंट एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम पूरे सेंट एसोसिएशन की अभिजात इकाई थी। उनमें अनगिनत शक्तिशाली लोग थे, यहाँ तक कि कुछ सेंट्स भी थे। वे फेलोज परिवार के पास क्यों आए? क्या नया हेड जेनॉन ने उन्हें भेजा है? शायद। तो क्या इसका मतलब है कि जेनॉन ने पूरी तरह से सेंट एसोसिएशन पर नियंत्रण कर लिया है? वरना वह लॉ एनफोर्समेंट टीम को कैसे कमांड कर सकता है? पहले के हेड सिड के बारे में क्या? उसकी प्रतिष्ठा के साथ जेनॉन हेड बनने के बाद भी इतने कम समय में सेंट एसोसिएशन पर पूरा नियंत्रण नहीं कर सकता था। क्या तुम्हें यकीन है कि यह सेंट एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम है? क्या तुम्हें कोई गलती तो नहीं हुई? सीड ने शांति से पूछा। वास्तव में वह भी बहुत घबराया हुआ था। अगर यह सच में सेंट एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम थी तो इसका मतलब था कि पालमोर परिवार जल्द ही कार्रवाई करने वाला था। हालांकि फेलोज परिवार की एकमात्र उम्मीद साहिल अभी तक नहीं आया था। इस समय सीड बाकी लोगों की तरह घबराहट नहीं दिखा सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो अभी अभी सबके लिए बनाया गया आत्मविश्वास पल भर में ढह जाता। फेलोज परिवार की जो थोड़ी सी एकजुटता बनी थी वह गायब हो जाती। ग्रैंड मास्टर, मुझे पूरा यकीन है कि यह सेंट एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम है, क्योंकि हर जहाज पर लॉ एनफोर्समेंट लिखा है जो सिर्फ उनके पास होता है। अन्य शक्तियां उस टाइटल का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करतीं।
पक्का जवाब मिलने के बाद मौके पर मौजूद सबके दिल डूब गए। सेंट एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम का आना यह दर्शाता था कि पालमोर परिवार जल्द ही हमला करने वाला था। पालमोर परिवार का सेक्रेड सेंट ग्रैंड मास्टर जेनॉन शायद उनके बीच में ही था। अब क्या करना चाहिए? फिर सबने अपनी नज़रें सीड पर टिका दीं। क्या ग्रैंड मास्टर ने अभी कहा था कि अभी भी बैकअप है? कोरों द्वारा घूरने पर सीड को मजबूरन हिम्मत दिखानी पड़ी। वह खड़ा हुआ और बोला, ज़्यादा चिंता मत करो, तुम अपना काम करते रहो और बाकी मुझे छोड़ दो। फेलोज परिवार निश्चित रूप से नहीं हारेगा। जी हाँ ग्रैंड मास्टर, वेल और अल्बा, तुम दोनों रुको, बाकी सब जा सकते हो। फेलोज परिवार के सीनियर्स भारी मन से मीटिंग रूम से एक एक करके चले गए। ये कहना मुश्किल था कि ग्रैंड मास्टर ने जो कहा वह सच था या नहीं। हालांकि अब उन्हें उसके अलावा कोई चारा नहीं था। जल्द ही कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे। अल्बा, तुमने भी सुना, सेंट एसोसिएशन की लॉ एनफोर्समेंट टीम तेजी से आ रही है, इसलिए पालमोर परिवार जल्द ही हमला करेगा। तुम साहिल से संपर्क करो और देखो वह क्या कहता है, सीड ने आह भरते हुए कहा। उसे पूरी फेलोज परिवार की किस्मत को एक ऐसे युवक पर नहीं डालना था जिससे उसकी अभी अभी मुलाकात हुई थी। जी हाँ ग्रैंड मास्टर, मैं समझ गई, मैं अभी साहिल से संपर्क करती हूँ। अल्बा भी बहुत घबराई हुई थी। उसे विश्वास था कि साहिल निश्चित रूप से वापस आएगा, लेकिन अगर वह देर कर दे तो फेलोज परिवार को इतना अन्याय सहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।